बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूं आपकी मेज़बान जुगन काजिम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज मैंने आपसे एक बड़े ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करनी है। पिछले दिनों मैंने एक वीडियो बनाई सोशल मीडिया पे और उसको अपने यूट्यूब चैनल पे भी लगाया कि लैंग्वेज यानी कि ज़बान की मेरी नज़र में कितनी अहमियत है और इन जनरल अपनी जो नेशनल लैंग्वेज होती है उसकी क्या वैल्यू और इम्पोर्टेंस होती है। आज इस टॉपिक पे हम डिस्कशन करेंगे और मेरे ख़्याल से जो ये एक हमारी सोच है, बहुत से लोगों की ये सोच है, सिर्फ कुछ लोगों की नहीं, बहुत से लोग ये सोचते हैं कि उर्दू ज़बान बोलना आना या अगर स्पेसिफ़िक हो जाएं तो अपने इलाके की माँ बोली बोलना, जैसे कि मेरी माँ बोली जो है वो पंजाबी है, राइट। बहुत से लोग हैं वो सिंधी बोलते हैं, कुछ पश्तो बोलते हैं, बलूची, मतलब वेरियस, सराइकी, वेरियस लैंग्वेज बोली जाती है। लेकिन बीइंग अ पंजाबी, पंजाबियों में अनफॉर्चुनेटली भी मैंने ये नोटिस किया है कि पंजाबी ज़बान अपने बच्चों को उस तरह से नहीं सिखाई जाती। घर में तो बोल लेते हैं लेकिन वैसे डिस्करेज करते हैं कि बेटा पंजाबी च नहीं गाल करनी, उर्दू च गाल करो। और उर्दू बोलने में वाले जो लोग हैं अक्सर उनको ये कॉम्प्लेक्स होता है कि हमने उर्दू नहीं बोलनी, हमने बच्चों को उर्दू नहीं सिखानी, अंग्रेज़ी सिखानी है। क्योंकि अंग्रेज़ी बोलने वाला जो बंदा है वो बड़ा मॉडर्न है, उसकी बड़ी पॉजिटिव लुक जाती है दुनिया में, लोग भी उनसे ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं। लेकिन देखें व्यूअर्स, अपनी मिट्टी के साथ वाबस्तगी, अपनी मिट्टी से प्यार और अपनी चीज़ों से, अपने रूट से प्यार करना एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। लोग सोचते हैं कि अंग्रेज़ी बोलने वाला जो है वो बड़ा तरक्की याफ्ता है, वो बड़ा फैंसी बंदा है। सो होता ही है कि टुट्टी भजी अंग्रेज़ी हम घरों में सिखा देते हैं बच्चों को, लेकिन ये काबिल कबूल नहीं है कि उर्दू ज़बान जो एक्चुअली हमारी अपनी लैंग्वेज है, हमारे खून में है ये ज़बान, हम उसके ऊपर तवज्जो नहीं देते। हम ये समझते हैं कि बड़ा कूल है वो बंदा जो उर्दू नहीं बोल सकता। हमें ये समझने की ज़रूरत है कि दूसरी ज़बान सीखना बुरा नहीं है, लेकिन अपनी ज़बान को नज़रअंदाज करना बहुत ही गलत अमल है। हम अंग्रेज़ी सीख सकते हैं, ये भी ज़रूरी है, क्योंकि ऑब्वियसली इंटरनेशनल लेवल पे जब हमने कम्युनिकेट करना होता है, कॉर्पोरेट सेक्टर में जब जॉब करनी होती है, तो अंग्रेज़ी हमारी मदद ज़रूर करती है। लेकिन जो इंसान अपनी कौमी ज़बान ही नहीं बोल सकता, उसे समझ ही नहीं सकता। जैसे कि मैं जब शुरू में व्यूअर्स मीडिया की फील्ड में आई थी तो मैंने बहुत ज़्यादा सफ़र किया। मैंने इसलिए सफ़र किया क्योंकि मुझे छोटी उम्र पे उर्दू सिखाई ही नहीं गई। हुआ ये था कि हम जब छोटे थे तो घर में ज़्यादातर उर्दू की जगह अंग्रेज़ी बोलने का रुझान था। अंग्रेज़ी के ऊपर बहुत फोकस किया जाता था, घर वाले भी अंग्रेज़ी में बोलते थे। तो मेरी बहन, मेरे भाई और मैंने, और हमारे जो घर में जो ख़ातून हमारा ख्याल रखती थी, उस वक्त नया नया ये रुझान था कि लोग फ़ॉरनर्स को बुला रहे थे नैनी के तौर पे। तो क्योंकि 3 बच्चे थे और तीनों बैक टू बैक पैदा हुए, तो मम्मा ने यही सोचा कि 3 फ़र्क लोग बच्चों के लिए रखने से बेहतर है कि बाहर से किसी को बुला ले। तो उस ज़माने में श्रीलंका से मेरी अम्मी ने एक नैनी बुलाई जो आया, जिनको हम कहते हैं, और उन्होंने हमारा ख्याल रखा। तो क्योंकि छोटे थे, वो भी अंग्रेज़ी में ही बात करती थी, उस बेचारी को तो उर्दू आती नहीं थी, वो भी अंग्रेज़ी में बात करती थी, हम भी अंग्रेज़ी में बात करते थे, घर में भी अंग्रेज़ी में बात होती थी, तो उर्दू बोलने में बड़ा इशू होता था। उसी के साथ साथ एक और प्रॉब्लम ये हुई कि स्कूल जिस पे मैं पढ़ती थी, ग्रामर स्कूल, वहाँ पे उर्दू पे कोई ख़ास तवज्जो नहीं थी और मुझे इजी उर्दू वाले सब्जेक्ट में डाल दिया, जिसको हम उर्दू बी भी कहते हैं। हुआ ये कि ओवर टाइम ना उर्दू लिखनी आई और बोल लेती थी, लेकिन बड़ी दिक्कत से। अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क पे काम करना शुरू किया और पीटीवी ने मेरे ऊपर बड़ी मेहनत की और एटलीस्ट मेरा बोलने का अंदाज़ कुछ बेहतर हो गया। और बहुत अफसोस होता है मुझे इस बात का कि हम जब स्कूल्स में, कॉलेजेस में, मीडिया में, हर मैदान में उर्दू को बराबर का मकाम नहीं देते, तो ये एक बड़ी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो जाती है। और इस प्रॉब्लम को फेस आपने, मैंने, हम सब ने मिल के करना है। स्पेशली माओं ने, उन लोगों ने जिनकी गोद में बच्चा आता है और बच्चा उन्हीं के ऊपर रिलाय कर रहा होता है लैंग्वेज के लिए। देखिए, बच्चा जब, नौज़ायदा बच्चा जब पैदा होता है वो कोई ज़बान नहीं बोलता, उसको ज़बान सिखानी और उसकी मतलब लाइफ का हिस्सा बनाना ज़बान हमारा फ़र्ज़ है। सो मैं व्यूअर्स आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जहाँ पे हम अंग्रेज़ी और दूसरी ज़बानों पे इतना फोकस करते हैं, जिस तरह आजकल बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे फोकस हो रहा है कि चाइनीज़ ज़बान जो है हमें ज़रूर सीखनी चाहिए, मैंड्रिन ज़रूर सीखनी चाहिए, क्योंकि हमारा चाइना के साथ बहुत ज़्यादा इंट्रैक्शन होता है, उनके साथ बहुत ज़्यादा काम है और ऑफ कोर्स पाक चीन दोस्ती। लेकिन आप अगर चाइनीज़ कल्चर में ही देखें,
तो चाइना में जब इंटरनेशनल फोरम्स पे भी बात की जाती है तो वो अपनी ज़बान में बात करते हैं, वहाँ पे ट्रांसलेटर होता है जो उनकी बात को फिर अक्रॉस करता है। नो डाउट हमारे यहाँ अंग्रेज़ी में भी बात करते हैं, उर्दू में भी करते हैं इंटरनेशनल फोरम्स पे जब रिप्रेजेंटेशन होती है, बट मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि लेट्स फोकस सबसे पहले, जो पहली ज़बान किसी भी बच्चे को सीखनी चाहिए वो माँ बोली और नेशनल लैंग्वेज होनी चाहिए। अब आप देखें कि कनाडा में ऑन्टारियो और सर्टन प्रोविंसेस में अंग्रेज़ी पर ज़्यादा फोकस होता है, और जिस तरह आप अगर चले जाएं क्यूबेक साइड पे तो क्यूबेकवा जो हैं इन कनाडा वो फ्रेंच सिखाते हैं अपने स्कूल्स में, और यूजुअली स्कूल्स में अंग्रेज़ी और फ्रेंच दोनों सिखाई जाती है क्योंकि वहाँ पे ये दोनों ज़बानें बोली जाती हैं। तो हमें भी अपने मुल्क की जो ज़बान है, जो नेशनल लैंग्वेज है उर्दू, उसको इम्पोर्टेंस भी देनी चाहिए और उसको आगे लेके बढ़ना चाहिए। बच्चों को हम कहानियाँ भी अंग्रेज़ियों में सुनाते हैं, हम टीवी पे भी उनको प्रोग्राम्स अंग्रेज़ी में दिखाते हैं, ज़बान हमारी उर्दू है। देखिए मैं यहाँ पे इनकरेज करूँगी हमारी मीडिया पर्सनालिटीज़ को भी जो हर वक्त कंटेंट बना रहे होते हैं एडल्ट्स के लिए, कि वो थोड़ा सा कंटेंट उर्दू ज़बान में बच्चों के लिए भी बनाएं। बच्चों के शोज़ होने चाहिए, बच्चों की डिफरेंट चीज़ें होनी चाहिए ताकि बच्चों को हम थोड़ा सा अंग्रेज़ी कार्टून्स और अंग्रेज़ी दुनिया से बाहर निकालें। बच्चे अंग्रेज़ी सीख जाते हैं। अब मुझे याद है कि एट वन पॉइंट हसन ऐसे अंग्रेज़ी बोलता था जिस तरह कार्टून्स बोलते हैं, क्योंकि जो सारे कार्टून्स होते थे वो अंग्रेज़ी में होते थे। अंग्रेज़ी कार्टून्स अगर दिखाने ही हैं तो फिर उनकी ट्रांसलेशंस दिखाएं। सो एटलीस्ट बच्चे जो हैं, जो चीज़ें देखते हैं और सुनते हैं वो उनकी अपनी ज़बान में हो, राइट। सो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात करनी है और इसके ऊपर हम प्रॉपर सेगमेंट भी करेंगे आगे जाके। आइए किचन की तरफ रुख करते हैं जहाँ पे शेफ़ अनम शेख हमारा वेट कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम अनम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत प्यारी लग रही है। थैंक यू, आप भी बड़ी प्यारी लग रही Thank हैं। you. आपने सिर्फ इसलिए कहा है ताकि मैं आपको प्यारा कहूँ, माने इस बात को, आप चाह रही थी। जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। ज़बान की बात हो रही है। जी। आपको याद है शुरू में जब आप आई थी हमारे पास प्रोग्राम में, उस वक्त मैं बहुत ज़्यादा जी इंग्लिश के वर्ड्स यूज़ करती थी। अभी भी करती हूँ क्योंकि अपनी- मैं सोचती ही अंग्रेज़ी में हूँ, क्योंकि जी। मुझे बचपन में ही अंग्रेज़ी में मुझसे बात की गई। बिल्कुल। और पता है ये जो एक लोग सोचे ना कि ये कूल चीज़ है कि ओ दैट्स सो कूल कि वो अंग्रेज़ी में बात करती है, वो कूलनेस सिर्फ आपकी शायद ज़िंदगी के पॉइंट ऑफ व्यू से रहती है। ज़िंदगी के मामलात में बड़े मसले होते हैं। बिल्कुल। जब हर बंदा समझता ही उर्दू ज़बान है और एक बंदा है जिसको अंग्रेज़ी पढ़नी ही नहीं आती। मेरे बच्चे उर्दू के पेपर, उर्दू की तैयारी या उर्दू की कोई किताब पढ़नी हो तो एक अजाब पड़ जाता है, टोट बटोट पढ़ते हुए मेरी जान जा रही होती है। अच्छा जुगना भी वैसे इधर थोड़ा सा स्कूल्स को भी ज़्यादा फोकस जो है ना वो इंग्लिश सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा होता है, इंग्लिश ज़्यादा हाईलाइटेड होती है। तो मतलब कि मुझे भी ऐसे ही फील होता था कि अभी भी स्टिल ऐसे जब उर्दू का वक्त आता है, जब उर्दू पढ़नी हो तो मुझे तो ऐसा लग रहा होता है जैसे पता नहीं हार्ट फेल हो जाएगा, अगर लिखने का कह दिया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। बट वही चीज़ है ना कि देखो उर्दू ज़बान, बट देखो ये प्रॉब्लम इसलिए भी आई कि एक वक्त था जब लोग उर्दू में मास्टर्स करते थे या उर्दू को अपना मेन सब्जेक्ट बनाते थे, अंग्रेज़ी नहीं सीखते थे। जब उनको कॉर्पोरेट सेक्टर में हमारे ही मुल्क में जॉब्स वगैरह के लिए जाना पड़ता था, ऑब्वियसली जब कॉर्पोरेट सेक्टर में आते हो तो आपने इंटरनेशनली भी लोगों के साथ डील करना होता है, वो उर्दू नहीं समझते तो वहाँ पे फिर ऐसे लोग पीछे रह जाते थे। मैं ऐसे लोगों को जानती हूँ जिन्होंने उर्दू में PhD की हुई थी लेकिन जॉब के मामलात और प्रॉब्लम। तो आई अंडरस्टैंड कि अंग्रेज़ी नीड ऑफ द आवर है, लेकिन वो आपका मेन फोकस नहीं बन सकता। बिल्कुल। मैं अब मीडिया में काम करने वाला बंदा हूँ, मेरे लिए उर्दू जानना, उर्दू ज़बान को अंडरस्टैंड करना, किस तरीके से कौन सी चीज़ को एक्सप्रेस करना है उर्दू में, मेरे लिए ये ज़रूरी है। ठीक है मैं बाहर से पढ़ के आई हूँ, लेकिन इससे किसी को क्या गर्ज है? स्क्रीन पे बात करनी है तो उन लोगों से बात करनी है जो उर्दू में बात करते हैं। बिल्कुल। मैं सबकी बात नहीं कर रही, व्यूअर्स ऑफ कोर्स हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स और बाकी ज़्यादातर इदारे जो हैं वो उर्दू पर ही तवज्जो देते हैं, लेकिन जो लोग उर्दू बोलते हैं और अंग्रेज़ी नहीं बोल पाते वो कॉम्प्लेक्स का शिकार भी हो जाते हैं। तो कॉम्प्लेक्स का शिकार होने की कोई ज़रूरत नहीं है। लैंग्वेजेस पूरी दुनिया में सिखाई जाती हैं। अमेरिका में बहुत से लोग जब कॉलेजेस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं तो साथ में उनको स्पेनिश भी सिखाई जाती है, क्योंकि वहाँ पे स्पेनिश लोगों की बड़ी तादाद है। डिफरेंट लैंग्वेजेस पे फोकस किया जाता है, फ्रेंच भी सिखाई जाती है, जर्मन भी सिखाई जाती है। सो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने सेकेंडरी लैंग्वेज के तौर पर किसको सीखना है। लेकिन सबसे पहले जो आपकी नेशनल लैंग्वेज है और आपकी माँ बोली है। अब सिंधी कल्चर में मुझे बहुत अच्छी बात लगती है कि कोई ज़बान बच्चा बोले ना बोले वो मैटर नहीं करता, सिंधी हर सिंधी बच्चा जो है वो सिंधी बोलना जानता है। अच्छा जुगना भी मेरा ख्याल है कि जो उर्दू है ना, उर्दू बेसिकली बहुत प्यारी लैंग्वेज है,
बड़ी हद अदब वाली लैंग्वेज है, पोलाइट लैंग्वेज में आप इसको कंसिडर किया जा सकता है, उर्दू को स्पेशली, क्योंकि जब आप वेरिएंट डिफरेंट जो भी बोली बोली जाती है हमारे पूरे पाकिस्तान के अंदर, डिफरेंट तरह की पंजाबी बोली जाती है, डिफरेंट तरह की उर्दू बोली जाती है, लेकिन जब आप बात उर्दू में किसी को कोई बात समझा भी रहे होते हैं ना, तो वो लहजा, वो चीज़ें, वो लफ्ज़ बड़ा फ़र्क हो जाता है। तो अंग्रेज़ी से 1000 गुना ज़्यादा वसी ज़बान है। Exactly. और आप देखें कि हमारे उर्दू लिटरेचर की कितनी चीज़ें ट्रांसलेट की गई हैं अंग्रेज़ी में जी। उसी के साथ साथ पंजाबी, एज अ पंजाबी, आई एम सॉरी व्यूअर्स, मुझे बड़ा अफसोस होता है जब हम लोग अपने कल्चर में, मेरे अब्बू फर पंजाबी बोलते थे। पीटीवी पे ही प्रोग्राम हरियाली था जो मेरे अब्बू ने स्टार्ट किया था, और डैडा जब वो प्रोग्राम होस्ट करते थे तो मैं हैरान होकर देखती थी छोटे होते हुए कि ये किस तरह बोल रहे हैं, बट हमें क्यों नहीं सिखाई। हम तीनों भाई बहनों को पंजाबी नहीं बोलनी आती। पिछले दिनों मैंने एक ड्रामा किया कुछ अरसा पहले, माय डियर सिंड्रेला, उसमें मेरा कैरेक्टर पंजाबी का खातून का था, और डायरेक्टर भी मोहसिन तल्लत भाई भी मुझे कह रहे थे कि तुम्हें क्यों नहीं पता कि कौन सी वर्ड किस तरीके से बोलना है, क्योंकि आपने कभी बोली ही नहीं है, कभी आदत। देखिए ये तो इनिशियली आप घर से सीखते हैं ना, जब वो चीज़ सीखी ही नहीं है, और अगर आप सीख भी लेंगे, लेकिन वो जो आपका एक लहजा प्रॉपर पंजाबी वाला होगा वो कभी भी नहीं बन पाएगा। मुझे जब भी कभी घर वाले कहते हैं तुम क्यों बच्चों के पीछे पड़ी रहती हो कि उर्दू उर्दू उर्दू, बिकॉज उर्दू बोलना, उर्दू पढ़ना, ये आपको की एक बड़ी बेसिक चीज़ है। बिल्कुल। ये कोई मैं मतलब कोई आउट ऑफ द बॉक्स बात तो नहीं कह रही है। अपनी ज़बान जिसको नहीं बोलने आती, ये एक बड़ी अफसोसनाक बात है, इस पे हमें शर्मिंदा होना चाहिए, और मैं शर्मिंदा हूँ। और अगेन मैं बड़ी शुक्रगुजार हूँ पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क की कि पीटीवी ने हमारे जो कैसर शरीफ साहब हैं, जो मेरे उस वक्त प्रोड्यूसर थे, अब माशाल्लाह जनरल मैनेजर हैं ऑफ लाहौर सेंटर, कैसर साहब ने बड़ा मेरे ऊपर काम किया, बड़ा एफर्ट किया। बिल्कुल ऐसा ही है। अपना एक पर्सनल टास्क बनाया कि भाई सीखो, और अगर नहीं तुम्हें उर्दू पढ़नी आती तो फिर रोमन में बोलो, एटलीस्ट रोमन में पढ़ना तो सीखो, लर्न, फोकस करो, तुम्हें आना चाहिए। क्योंकि जब ट्रांसमिशंस होती थी, कोई भी बड़े प्रोजेक्ट्स आते थे नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे, जब आपने अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करना होता है, आपको अपनी ज़बान आनी चाहिए। सो व्यूअर्स, आज बेसिकली जहाँ हम अपने कल्चर पे बहुत सी डिफरेंट चीज़ों को कवर करते हैं, वहाँ पे पाकिस्तान की नेशनल लैंग्वेज इज़ उर्दू। हमारे डिफरेंट इलाकों की, सूबों की डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, हर बंदे की अपनी अपनी इंडिविजुअल माँ बोली है। आप ज़रूर अपने बच्चों को सिखाएं सबसे पहले। और बाय द वे, बच्चों का दिमाग स्पंज की तरह होता है। जब आप छोटे बच्चे को कोई भी ज़बान सिखाने की कोशिश करते हैं, आप नोटिस करेंगे वो फ़ौरन पिक करता है। बिल्कुल। मेरी एज पे या 20s में या 30s में बड़ा मुश्किल हो जाता है व्यूअर्स नई ज़बान सीखना। सो बेहतर है कि यंगर ईयर्स में ही बच्चों को उर्दू ज़बान सिखाएं, और जो भी आपकी माँ बोली है वो भी सिखाएं। फाउंडेशन जब मजबूत होगी, उसके बाद जितनी मर्जी अंग्रेज़ी सिखाएं। 4-5 साल की उम्र पे जब बच्चों ने 5-6 साल की उम्र पे स्कूल ज्वाइन करना है और प्रॉपर्ली क्लास 1-2 में आना है, तो आपको भी पता है कि बच्चों ने ज़बान तो फिर सीख ही लेनी है, अंग्रेज़ी सब्जेक्ट तो है ही, बट याद रखें इंटरनेशनल लैंग्वेज से पहले अपनी ज़बान। राइट? किचन में आज क्या बना रहे हैं, ऑब्वियसली मेरे से ही बनवाएंगी शेफ अनम, वो हम जानेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। दुपट्टा बंधवा दिया है, क्या करवाने लगी हो शेफ अनम? आज हम बेसिकली बनाने जा रहे हैं सिंगापुरियन राइस, और आपको पता है सिंगापुरियन राइस के 3-4 प्रोसीजर्स होते हैं, और वो प्रोसीजर करने के लिए मैं यहाँ पे बुलाऊंगी जुगन आपी को। वो सबसे पहले एक साइड पे बनाएंगी चिकन की ग्रेवी, और एक तरफ बनेगी हमारा पास्ता। आजा आजा इधर, आजा इधर, ये चूल्हा आपका हुआ हमेशा की तरह। अच्छा जी, क्या करूँ मैं? अच्छा जी, सबसे पहले जो है हम कर लेते हैं, मैं जला लेती हूँ, मुझे बताओ कि हमने क्या करना है। सबसे पहले आपने जो है ये जिंजर गार्लिक हाफ एंड हाफ जो है दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करके आपने जो अच्छा, है दोनों में डालना है? जी, दोनों में डालना है, और डाल के आपने उसको लाइट गोल्डन ब्राउन कर लेना है। जैसे ही लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाएगा, फिर आप एक तरफ चिकन डाल दीजिएगा, एक तरफ वेजिटेबल हाफ एंड हाफ, हाँ जी, और एक तरफ वेजीज डाल दीजिएगा। ये स्पून आप यूज़ कर लीजिएगा पास्ता के लिए, और ये मैंने आपकी चिकन के लिए रख दिया। मेरी चिकन के लिए? मतलब जो हम मेरी चिकन रिश्तेदार है ये चिकन जो हम चिकन बना लेंगे उसके लिए। अच्छा, बेसिकली क्या करेंगे कि जो सिंगापुरियन राइस है वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग रेसिपी है, बट अगर आपके पास सब कुछ प्रिपेयर हो
तो वो बहुत जल्दी बन जाती है। बिल्कुल। आपको सबसे पहले जो है चिकन ग्रेवी, बेसिकली ये एक मंचूरियन टाइप की ग्रेवी होती है, वो बनेगी। उसके लिए आपने सबसे पहले गार्लिक लेना है 1 से 2 टेबलस्पून, उसको सौते करना है। उसमें चिकन, आप अगर इसमें होल चिकन यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, लेकिन अगर आप बोनलेस भी यूज़ करना चाहते हैं तो वो ऑप्शनल है। आप इसमें डालें, अच्छी तरीके से उसको कुक करें। कुक करने के बाद आप उसके अंदर ऐड करें, सॉसेज में जाएगी सोया सॉस। क्या डालना है? अभी थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो आप ये चिकन डाल देंगे इसके अंदर। चिकन किस में जाएगा? इसके अंदर। और इसमें दूसरी साइड पे चली जाएगी वेजीज पास्ता के लिए। अब आपने सबसे पहले चिकन को गोल्डन ब्राउन थोड़ा सा फ्राई कर लेना है गार्लिक एंड जिंजर के अंदर, और उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे स्पाइसेस में इसमें जाएगी थोड़ी सी शुगर, इसमें जाएगा सॉल्ट, थोड़ी सा चिकन पाउडर, गार्लिक पाउडर जाएगा, साथ में इसके अंदर जो है कुटी हुई लाल मिर्ची जाएंगी, चीनी जाएगी, डाल के उसको 1 से 2 मिनट कुक करेंगे। कुक करने के बाद आपने इसके अंदर जो है वो केचप ऐड कर देनी है, तकरीबन 1 से 2 कप के करीब। अच्छा, अब डिपेंड करता है कि आपने उसकी कितनी ग्रेवी बनानी है। अगर आपको थोड़ी ज़्यादा ग्रेवी बनानी है तो आप बेशक इसके अंदर हाफ कप और केचप का ऐड कर सकते हैं, और थोड़ी सी चिकन स्टॉक ऐड कर दें ताकि जो है आपके पास अच्छी सी एक ग्रेवी रेडी हो जाएगी। और उसके बाद आपने इसको जो है एक साइड पे कर देना है, तो आपकी जो है चिकन की ग्रेवी वो रेडी हो जाएगी। दूसरी साइड पे हमारे पास जो है वो पास्ता के लिए आपने ऑयल ले लेना है 3 से 4 टेबलस्पून। उसके अंदर आपने वेजिटेबल्स, सबसे पहले जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करनी है, उसको गोल्डन ब्राउन करना है, और उसके बाद आपने उसमें वेजीज ऐड कर देनी है। तो वेजीज में इसमें जाएगी 1 कप के करीब जो है कैबेज, 1 कप जाएगी कैप्सिकम, 1 कप जाएगी कैरेट। मैं 1 कप बेसिकली एक पूरा पैकेट यूज़ कर रही हूँ जो 450 ग्राम्स का है स्पेगेटी का। आप चाहे तो एग नूडल भी इसके अंदर जो है वो यूज़ कर सकते हैं, ये भी आपके पास एक ऑप्शन अवेलेबल है। जैसे ही आपकी वेजीज थोड़ी सी गोल्डन ब्राउन हो जाएंगी, लाइक हल्की सी सौते हो जाएंगी, तो उसके अंदर आपने जो है सॉल्ट, ब्लैक पेपर, थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्ची, चिकन पाउडर, गार्लिक पाउडर डालकर उसको 1 से 2 मिनट टॉस करना है, और उसके बाद अपनी बॉइल्ड नूडल्स जो है वो डाल देनी है। साथ में सोया सॉस और चिली सॉस इसके अंदर जाएगी। इसी के अंदर जी अगर आप थोड़ी सी चिकन पहले सौते कर ले तो आपके चिकन चाउमीन चिकन भी, चिकन चाउमीन तैयार। और अगर क्योंकि हम जुगनापी और उसमें ऑलरेडी चिकन हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं, अगर मैं वैसे कह रही हूँ कि अगर आपने पूरी नहीं बनानी डिश उस तरह से, तो ये जो हम नूडल्स आपको बता रहे हैं इसमें अगर आप चिकन डाल देते तो आपका चाउमीन तैयार हो जाता। बिल्कुल। अच्छा, एक और बड़ी अच्छी चीज़ अभी जुगन आपी ने एक पॉइंट दिया है कि जब आप बनाते हैं सिंगापुरियन राइस, तो सिंगापुरियन राइस के लिए बेसिकली आप ज़रूरी नहीं है कि आप सारी चीज़ें एक साथ असेंबल कर दें, आप अलग अलग भी सर्विंग रख सकते हैं, और अलग अलग सर्विंग हर बंदा अपने हिसाब से अपने राइस ले, अपनी नूडल्स और अपनी ग्रेवी ले, और उसको एंजॉय कर सकता है। exactly. अब ये 2 चीज़ें हो गई। अब बारी आ जाती है हमारे राइस की। तो राइस के लिए हम राइस ले रहे हैं 1 kg, जिसको मैंने बॉईल कर लिया है तकरीबन 90%, और अब उसका अलग से जो है वो रेसिपी रेडी होगी, और उसके अंदर जो है हम ऑयल ऐड करेंगे तकरीबन हाफ कप के करीब। उसके बाद उसमें जाएगा पहले ग्रीन अनियन पार्ट जो है वो ऊपर वाला पार्ट, वाइट वाला पार्ट जाएगा, उसके बाद इसके अंदर जाएगा जो ग्रीन पार्ट है वो जाएगा, साथ में नमक जाएगा, काली मिर्चें जाएंगी, थोड़ी सी सोया सॉस जाएगी। ज़्यादा सोया सॉस नहीं आपने ऐड करनी, उससे क्या होगा कि आपकी जो राइस है उसका कलर बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। चिकन पाउडर बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है, अगर आप इसमें चिकन पाउडर नहीं ऐड करना चाहते तो आप इसमें चिकन क्यूब्स भी ऐड कर सकते हैं। वो डाल के अच्छी तरीके से आपने उसको टॉस करना है, 4 से 5 मिनट का दम लगाना है। तो आपके जो है ये 3 प्रोसीजर्स रेडी हो गए। अब बारी आ जाती है इसकी सॉस की। तो सॉस के लिए हम मायोनीज़ ले रहे हैं तकरीबन 1 कप के करीब, उसमें 2 टेबलस्पून हम ऐड करेंगे केचप के, 2 टेबलस्पून उसमें जाएगी चिली सॉस या हॉट सॉस, दोनों में से कोई भी आप इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। और उसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी लिक्विडी करने के लिए आप बेशक इसमें थोड़ा सा पानी या मिल्क ऐड कर सकते हैं ताकि उसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी पतली हो जाए। और लास्टली हम इसको जो है एक गार्लिक और चिली का बर्न्ट रेडी करेंगे, जिसमें 2 से 3 टेबलस्पून हम ऑयल डालेंगे, उसमें इन दोनों चीज़ों को थोड़ा सा फ्राई करेंगे, थोड़ा कलर देंगे इसको, और उसको रेडी करके रख देंगे। अब बारी आ जाती है असेंबलिंग की। सब वो हम एंड अब ये दिखाते हैं, पहले मुझे ये बताओ कि ये क्या करना है। बस अब ये हो गया है। अब आप इसके अंदर जो है हम मसाले ऐड करना स्टार्ट कर देते हैं। इसमें जाएगी थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्चें। अच्छा, आपने हर चीज़ बड़ी बैलेंस रखनी है, क्योंकि हर चीज़ के अंदर जो है वो सॉल्ट, स्पाइसेस सब कुछ होगा, तो आपने उस हिसाब से जो है बड़ा बैलेंस अपनी नमक वगैरह आपने इसके अंदर डालना है।
और साथ नमक इसमें मुझे कम लग रहा है आपका। मैं चिकन पाउडर भी डालने लगी इसमें। अच्छा ओके, और अब इसके अंदर जाएगा तकरीबन 1 टीस्पून के करीब अच्छा चिकन फिर पाउडर। समझ आ गई, हाँ जी, वो आ गया ना सॉल्ट। और साथ में थोड़ा सा हम इसके अंदर ऐड करेंगे गार्लिक पाउडर। अच्छा ये ऑप्शनल है, ये मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। आप अगर चाहें, अगर आपको गार्लिक का फ्लेवर ज़्यादा पसंद नहीं है तो आप उसको स्किप भी कर सकते हैं। अच्छा मीनवाइल यहाँ पे चिकन फ्राई हो रहा है तो साथ ही हम इसके अंदर जो है स्पाइसेस ऐड कर देंगे, जिसके अंदर है सॉल्ट, ब्लैक पेपर, कुटी हुई लाल मिर्चें, और साथ में इसके अंदर जाएगा थोड़ा सा चिकन पाउडर और गार्लिक पाउडर। अब मैं हर जगह सारी प्रोसीजर वही है और चीज़ें वही हैं, मगर आपने मिक्स एंड मैच करके बड़े तरीके से जो है इसके अंदर ऐड करनी है। अब ये वेजीज जो हैं हमारी सॉफ्ट हो गई हैं, तो अब आप इसके अंदर बेशक स्पैगेटी में आपको डाल देती हूँ। बस इसको हम मिक्स करेंगे। अच्छा इसमें एक चीज़ आपने नोटिस करनी की कोशिश करें कि आपका जो पास्ता है वो कम से कम टूटे और आपको उसके जो है वो लॉन्ग स्ट्रिंग्स मिले। तो वो एक चीज़ आपने थोड़ी सी इसमें बस फोकस रखनी, क्योंकि जब आप उसको राइस के साथ खाएं तो आप उसको वो कॉम्प्लीमेंट करें। और यहाँ पे जो है चिकन हमारा ऑलमोस्ट टेंडर हो रहा है, लेकिन उसके टूटने के डर में हाँ, ये ना करें कि मिक्स ना करें, मिक्स ना करें, क्योंकि ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम नूडल्स की ये होती है कि उनको मिक्स करना होता है अपने बड़े तरीके से। बिल्कुल। और इसमें थोड़ी सी सोया सॉस मैंने ऐड की है, और अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी थोड़ी सी चिली सॉस, या आप हॉट सॉस दोनों में से कोई भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, ये दोनों ऑप्शनल है। ये आप डालें और आपके जो है पास्ता वो हो जाएगा रेडी अच्छे से। और यहाँ पे चिकन जो है ऑलमोस्ट हमारा रेडी हो गया है, तो अब मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ ये जो हमारा केचप है। साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूँगी शुगर। अच्छा क्योंकि मंचूरियन टाइप का ये बन रहा है तो उसमें शुगर बड़ा ज़रूरी है, और वैसे भी चाइनीज़ रेसिपी में आपके उसमें शुगर का कंटेंट होना बहुत ज़रूरी है, जिससे जो है आपका बड़ा अच्छा सा जो है बैलेंस फ्लेवर जो है वो आपको मिलता है अपने ग्रेवी के अंदर। तो ये रिमेनिंग थोड़ा सा है, ये देखिए अब ये आपका सॉस जो है। अब देखिए ना, ये चिकन एज इट इज़ आप सर्व कर सकते हैं वाइट राइस के साथ। इसके अंदर आप वेजिटेबल्स डाल दें, राइट? बिल्कुल। और साथ में मैं इसके अंदर ऐड करूँगी थोड़ी सी चिली सॉस। और अब ये देखें हमने जितनी देर में जो है हमारा चिकन भी ऑलमोस्ट उसकी ग्रेवी को थोड़ा सा हम कुक करेंगे ताकि ये थोड़ी सी थिकन साइड पर हो जाए। अच्छा इसमें आपको कॉर्नफ्लावर डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब इटसेल्फ ये उस पर डलेगी, जब लेयरिंग होगी उसके ऊपर, तो वो ऑलरेडी थोड़ा सा नीचे ग्रेवी चली जाएगी। बेसिकली हमें वही इफ़ेक्ट इसके अंदर चाहिए। अच्छा एक और चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगी, अगर आपको थोड़ा सा फ्राइड चिकन पसंद है तो आप बेशक इसको थोड़ा सा जो है वो एग, कॉर्नफ्लावर और नमक और सॉल्ट एंड पेपर के साथ आप इसको कर सकते हैं। ये देखिए बिल्कुल। अब ये हो गया रेडी, तो मैं इसको यहाँ से उठा लेती हूँ। और अब हम बारी आ जाती है राइस की। इसी के नहीं, इसके अंदर जो आप ही, अच्छा ये दूसरे वाले पैन में, दूसरे पैन में तैयार होगा। ये देखिए अब यहाँ पे हम, अच्छा ये जो उसके अंदर डालनी है चीज़ें हमने वो करनी है, बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे हमने ये देखें ये सॉस जो है और चिकन जो है रेडी है जी। अब थोड़ा सा आप इसको बस कुक करेंगे, हाँ जी, थिकन करना है थोड़ा सा ताकि ये रिड्यूस हो जाए। हाँ अच्छा इसके अंदर तकरीबन हाफ कप के करीब ऑयल हम यूज़ करें, क्योंकि हमारे चावल जो है वो बिल्कुल रॉ है, उसके अंदर किसी तरह का भी कोई ऑयल का कंटेंट नहीं है। इसलिए अगर आप बिल्कुल कम ऑयल यूज़ करेंगे तो राइस आपके बहुत ज़्यादा जो है वो ड्राई फॉर्म में रेडी होंगे। तो इस तरफ जैसे ही ये थोड़ा सा हो जाएगा तो हम इसके अंदर ये वाइट जो पार्ट है अनियंस का, स्प्रिंग अनियंस का, वो डाल के इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। गार्लिक नहीं डालेंगे? नहीं, गार्लिक ये बर्न्ट है, वैसे डलेगा नहीं। गार्लिक डालने की राइस में ज़रूरत नहीं है। वैसे तो जो ना भी इस ऑथेंटिक रेसिपी के अंदर आप बेशक जो है वो प्लेन वाइट राइस भी रख सकते हैं, क्योंकि ऑथेंटिकली तो वही होता है प्लेन वाइट राइस। लेकिन इसमें मैं सिर्फ ट्विस्ट थोड़ा सा ये दे रही हूँ कि उससे क्या होता है कि ज़रा राइस के अंदर भी बड़ा अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है। सम टाइम जो ना भी कुछ लोग होते हैं जिनको नहीं पसंद होता सारी चीज़ें एक साथ खाना, तो उनके लिए राइस बिल्कुल जो है वो उसमें कोई भी फ्लेवर नहीं होगा, जिस वजह से मैं ये वाला प्रोसीजर जो है वो ज़रूर करती हूँ। अब ये आप डालकर इसको थोड़ा सा फ्राई कर लें, लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो फिर हम आगे का प्रोसीजर जो है शुरू करेंगे। मीनवाइल जो है मैं इसके लिए सॉल्ट एंड पेपर डाल देती हूँ आपको। इसके अंदर जाएगा थोड़ा सा सॉल्ट और साथ में इसके अंदर जाएगा ब्लैक पेपर, बिल्कुल थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं डालेंगे। इससे क्या होगा बेसिकली, इससे हमारा जो है वो कलर जो है हमने सेव रखना है।
जब ये सारा प्रोसीजर हो जाएगा, ये राइस रेडी हो जाएंगे, फिर हम एक सॉस रेडी करेंगे। सॉस रेडी करने के लिए यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ मायोनीज़ 1 कप है। इसके अंदर जाएगी केचप तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब, और साथ ही मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी चिली सॉस या हॉट सॉस, दोनों में से कोई भी आप इसमें डाल सकते हैं, तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब। और साथ में इसमें जाएंगे स्पाइसेस के अंदर ब्लैक पेपर। मेरे पास वो कहाँ है जो वो मैंने उसके अंदर डालना है चावलों में? हाँ, ब्लैक पेपर। और साथ में थोड़ा सा हम इसके अंदर सॉल्ट ऐड करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी केचप और मायोनीज़ दोनों में ही सॉल्ट होता है। तो इसको अच्छी तरीके से कर लेंगे मिक्स, तो ये हमारी सॉस जो है वो भी हो जाएगी रेडी। अब बस बारी है, एक हमने बर्नट रेडी करना है और उसके बाद सिर्फ असेंबलिंग है। तो हमारे जो सिंगापुरियन राइस है उसकी ऑलमोस्ट जो है रेसिपी वो कंप्लीट हो गई है। ऑलमोस्ट क्या कंप्लीट हाँ हो जी, गई बस है? सिर्फ अब बस असेंबलिंग रह गई है इसकी। क्योंकि देखे ना नूडल्स बन गए आपके। हाँ जी, वो आपने पहले से बॉईल रखे हुए थे। चिकन हमारा ये देखें इट्स कम्प्लीटली डन। हम सिर्फ इसको कुक कर रहे हैं थोड़ा सा इसकी थिकनेस ऐड करने के लिए। इस स्टेज पे भी अगर आपको ज़्यादा सॉसी पसंद है तो तो आप बिल्कुल रुक सकते हैं। और ये हमें कंसिस्टेंसी चाहिए बेसिकली अपनी सॉस की। थोड़ी सी मैं इसके अंदर 1 से 2 टेबलस्पून वाटर के ऐड करूँगी, या मिल्क आप इसके अंदर ऐड कर लें। थोड़ी सी कंसिस्टेंसी में इसकी पतली करूँगी, और उसके बाद हम राइट अवे जो है अपनी सॉस को जो है अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। इस तरीके से इसकी कंसिस्टेंसी हो जाएगी थोड़ी सी पतली। और बस फिर आपने सबसे पहले राइस की एक लेयर सेट करनी है, उसके बाद नूडल्स की एक लेयर सेट करेंगे, फिर चिकन की लेयर आ जाएगी, उसके ऊपर सॉस की लेयर आएगी, और उसके ऊपर ये बर्नट चिलीज़ एंड गार्लिक की एक हम उसको बर्नट क्या कहते हैं उसे, भगार टाइप का वो लगाएंगे, और वो रेडी हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये वाला स्टेप आपने मिस नहीं करना। इससे बहुत अच्छा सा एक चिली और गार्लिक ऑयल टाइप का जो है एक टेक्सचर आपके उसमें आ जाता है राइस के अंदर। और कितना और कुक करना है? बस और 1 मिनट कुक करेंगी। उसमें बेशक स्पाइसेस आप ऐड कर दें। हाँ, मैंने कहा ज़रा सा ब्राउन हो जाए ना इंडिपेंडेंटली। जैसे ही हो जाएगा तो हम उसको राइस के अंदर ऊपर डालकर अच्छी तरीके से राइस को मिक्स करेंगे, और उसको 4 से 5 मिनट का दम लगा देंगे, फिर असेंबलिंग कर लेंगे और ख़त्म हो गया हमारा। इसमें चिकन पाउडर नहीं डाला? इसमें चिकन पाउडर नहीं डाला। आप चाहे तो डाल सकते हैं, डालना चाहे अगर आपको मज़े का फ्लेवर आ जाता है मेरे ख्याल से, तो डाल लें। नहीं डालना चाहते तो वो ना डालें, स्किप कर दें बेशक। बिल्कुल सही है। हाँ तो जी। ये हम स्प्रिंग अनियंस को बेसिकली डाल रहे हैं। बेसिकली और ग्रीन हिस्सा नहीं डालना? ग्रीन हिस्सा हम अभी थोड़े से डालेंगे, और बाकी जो है जब हम अपनी फाइनल प्रेजेंटेशन करने लगेंगे, मतलब कि जब दम खुलेगा तब हम इसके अंदर ऐड, बस जुगन आप ही, बस बहुत है बिल्कुल। क्योंकि राइस में ऑलरेडी जो है वो हमारे पास है। इसमें थोड़ी सी सोया सॉस जाएगी, डाल लें बस। हाँ जी, और अब ये उसके ऊपर चला जाएगा। ये हम पूरा का पूरा जो है इंक्लूडिंग मसाला जात डाल देते हैं अपने चावलों के अंदर। बिल्कुल। अब राइस जो है वो हमने यहाँ कर दिया शिफ्ट। उसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे, 4 से 5 मिनट का उसको दम लगाएंगे। थोड़े से स्प्रिंग अनियन इस टाइम में मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी, बाकी के हम थोड़े से रख देंगे अपनी फाइनल प्रेजेंटेशन के लिए। जस्ट जो ना एक फ्लेवर देने के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत से लोग, बाय द वे गार्लिक राइस बनाने का भी यही प्रोसीजर है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि आपने उसके अंदर गार्लिक के भी पीसेस डाल लेने। बिल्कुल बिल्कुल जुगनाबी, फ्राई मैं भी करते वक्त। यही बात कहने लगी थी कि और बटर। इसमें बड़ा अच्छा एक और जुगनाबी ने भी आपको एक वेरिएशन दे दिया कि अगर आपने इस तरह से राइस नहीं बनाने तो आप गार्लिक राइस के साथ भी बेसिकली इस रेसिपी को कंडक्ट कर सकते हैं। तो ये भी एक बड़ा अच्छा ऑप्शन है आपके पास। तो यहाँ पे ये हो जाएगा। जितनी देर में हमारे राइस दम होंगे तो बस मैंने बर्नट रेडी करना है, लेयरिंग करनी है, और हमारी रेसिपी बेसिकली जिसको हम तड़का कहते हैं। जी बिल्कुल, तड़का कहते हैं, वो हम रेडी करेंगे। और उसके बाद हमारी आप चिकन रिमूव कर दें, बेशक हमारा चिकन तो डन हो गया। जी, चिकन हमने रिमूव कर दिया, और ये मैंने सिर्फ एक दफ़ा अच्छी तरीके से राइस को मिक्स कर दिया है। ये आपके राइस भी हो गए डन। इसको हम ढक्कन देंगे क्या? बिल्कुल, हाँ जी, ढक्कन देंगे। और यहाँ पे ये इसका बर्नट के लिए मैंने ऑयल डाल दिया है, और बस इसको हम दम वाली आंच पे 4 से 5 मिनट रखेंगे, और उसके बाद आपके राइस जो है वो रेडी हो जाएंगे। यहाँ पे मैंने ऑयल डाल दिया है, तकरीबन हमने 4 to 5 टेबलस्पून ऑयल है, उसके अंदर ये जाएगा गार्लिक। और ये डालेंगे हम कब? ये बिल्कुल लास्ट में जब हम बिल्कुल सर्व करने लगेंगे उस वक्त हम इसको
ऊपर डाल देंगे। बट हम इसको रेडी पहले से कर सकते रेडी हैं। पहले से कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम ये कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा ऑयल मत डालें। आपने बेसिकली हमें ये वाली चाहिए, तो कम से कम क्वांटिटी आप ऑयल की अपने उसके ऊपर डालें, क्योंकि अगर आप ज़्यादा ऑयल डाल देंगे तो आप बेशक इसको थोड़ा सा कम कर दें, मुझे थोड़ा ज़्यादा लग रहा नहीं है। मेरे ख्याल से नहीं, ठीक देखो है। ना भी चीज़ें वगैरह हाँ। करनी है वो आप ऑयल हाँ, ड्रेन भी तो ऑयल तो ड्रेन भी हो जाएगा, drain तो out बस भी कर सिंपल उसके बाद आप इसकी लेयरिंग कर दें। और ये सारी चीज़ें जुगनापी आपने तब ही करनी है, मतलब कि आपने जब आपने इसको सर्व करना है तभी आप उसके ऊपर सॉस डालेंगे। पहले से अगर डाल के रखेंगे, एक तो उसका कलर भी वो बड़ा अजीब सा होगा, क्योंकि सब कुछ जो है वो एक तरह से कंबाइन लगेगा, वो अलग अलग आपको फील नहीं होगा। तो इसलिए कोशिश यही करें कि जब भी आप इसकी लेयरिंग करें, जब आपने सर्व करना है तभी आप ये सारा प्रोसीजर जो है वो रिपीट करें। और जुगनापी इसको बनाकर आप जो है, जैसे आप होते कि एक डिश में रेडी करके रख दूं पहले से, तो वो नहीं हो सकता। ये जब कब? आप हाँ जी कर लें, जब आपके गेस्ट आएंगे तभी आप राइट अवे जो है ये हाँ जी ये भी डाल दें, तभी आप राइट अवे इसको जो है वो सर्व करेंगे। हाय हाय पटाखे पटाखे, जाए मैं करते हैं आपके हाय 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 हाय, इतने को पटाखे के इतने को पटाखे। बस ये थोड़े से, क्योंकि उसके वो सीड्स की वजह से ये हो रहा है। बस ये लाइट से जैसे ही ये हल्का सा गोल्डन होगा तो हम इसको जो है बंद कर देंगे इसकी स्टोव। आपने थोड़ा, अगर आपने इसको रखना है तो बेशक फिर थोड़ी देर पहले ही इसको बंद कर दें, क्योंकि वो ऑयल का टेम्परेचर एंड तक गर्म रहेगा तो वो फिर ज़्यादा कलर इसको आ जाएगा। तो अब और 1 मिनट बाद में जो है मैं इसको बंद कर दूंगी, तो फिर हल्का हल्का ये कुक होता रहेगा उसके अंदर। तो ये जो है बेसिकली बस अब ये बिल्कुल जो सही। है अब हम ब्रेक की तरफ जाएंगे व्यूअर्स, और सिर्फ अब असेंबलिंग रह गई है, खाना आपके सामने हमने तैयार कर दिया है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम बात करेंगे उर्दू ज़बान की, माँ बोली की, और ये क्या हमें कॉम्प्लेक्स है अंग्रेज़ी ज़बान का। ब्रेक के बाद वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हमें ज्वाइन किया है ब्रेक के बाद एक ब्रिलियंट एजुकेशनिस्ट ने, डायरेक्टर हैं ऑफ CRC यानी कि कॉर्पस रिसर्च सेंटर, एंड द हेड ऑफ इंग्लिश डिपार्टमेंट एट अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी। डॉक्टर ज़फ़र इकबाल भट्टी हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। थैंक यू वेरी मच। वालेकुम सलाम। तो डॉक्टर साहब, हमने बात का आगाज़ भी इसी से किया आज के प्रोग्राम का कि भाई हमारी टोटल तवज्जो, चाहे आप अमीर घराने से हो, चाहे आपका इतना स्ट्रॉन्ग पैसों के मामले में बैकग्राउंड ना भी हो, तो एक ही कॉम्प्लेक्स होता है कि अंग्रेज़ी बोलनी आनी चाहिए। बोलना आता हो या ना आता हो, अंग्रेज़ी बोलनी आनी चाहिए। सबसे पहले तो मैं बात इससे शुरू करना चाहूँगी जी। ये हमारा एक पाकिस्तानी एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है कि जहाँ पे अगर आप अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, अच्छी एक्सेंट्स बोलते हैं, तो आपको बड़ा इंटेलिजेंट भी समझा जाता है और आपकी कॉम्पिटेंसी आपकी इंग्लिश बोलने से है। जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है अकॉर्डिंग टू रिसर्चेस, कि आपकी जो लोकल लैंग्वेज है, आपकी जो नेशनल लैंग्वेज है, मेरा ख्याल उसमें अगर आप इंटरेक्ट करें तो यू आर वेरी मच कॉन्फिडेंट और आप ज़्यादा अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो ये एक कम्प्लेक्स है जो कि हमारे मुआशरे में या हमारे कल्चर में पाया जाता है। तो फिर मुझे ये बताएं डॉक्टर साहब कि अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान में ज़रिया तालीम, आपको पता है कि बेसिकली जो उसके अंदर उर्दू भी यूज़ होती है, अंग्रेज़ी भी यूज़ होती है और इलाकाई ज़बानें भी यूटिलाइज़ होती हैं। आपके ख़्याल से कौन सी लैंग्वेज का इंतखाब ज़्यादा मौसर साबित हो सकता है और क्यों? इसमें नॉर्मली आप ऑब्ज़र्व करें कि दुनिया हमारे जितने भी नेबर कंट्रीज़ हैं, और स्पेशली अगर मैं कोट करूं स्विट्ज़रलैंड को, रशिया को, तो जितनी भी डेवलप्ड नेशंस हैं उन्होंने अपनी नेटिव लैंग्वेजेस, अपनी लोकल लैंग्वेजेस में सारी की सारी रिसर्च, सारे का सारा जो भी डेवलपमेंट है अपनी लैंग्वेज में की है। जिस तरह हमने शुरू में बात की कि हम कम्प्लेक्सिटी की वजह से इंग्लिश को अपनी कॉम्पिटेंसी के साथ जोड़ देते हैं। अगर आप स्पेशली स्विट्ज़रलैंड का मैंने अभी कोट किया है, तो वहाँ पे जितने भी लोग हैं मुख्तलिफ़ लैंग्वेजेस, लोकल लैंग्वेजेस में आगे बढ़ रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं, रशिया, चाइना, फ्रांस। तो मेरा ये ख़्याल है कि अगर हम ये रिसर्च में तहकीक से ये साबित कर रहा हूँ कि आप अपनी लैंग्वेज में जितने कॉन्फिडेंट हैं और जितने कॉम्पिटेंट हैं वो किसी इंटरनेशनल लैंग्वेज में नहीं हो सकते। तो फोकस मस्ट बी ऑन योर नेटिव लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज और नेशनल लैंग्वेज। अंग्रेज़ी जब हम सिखाते हैं स्कूल्स में, जैसे कि मेरे अपने साथ ऐसा हुआ डॉक्टर साहब, मैं छोटी थी, एक ऐसे स्कूल में पढ़ती थी जो अंग्रेज़ी मीडियम था और घर पे भी सिर्फ अंग्रेज़ी में बात की जाती थी, तो मुझे उर्दू बी यानी कि जिसको इजी उर्दू कहते हैं उस वाली कैटेगरी में डाल दिया गया और उसी का पेपर दिया इवेंचुअली। मसला ये होता है कि जब आप एक पूरे
ग्रुप को अंग्रेज़ी सिखा रहे हैं एक ही मुल्क में रहते हुए, एक पूरे ग्रुप को आप टोटल उर्दू पे रख रहे हैं, तो आपके ख्याल से इससे मसाइल नहीं पैदा होते, तबकाती फ़र्क नहीं पैदा होते? डेफिनेटली आप ये तबकाती तकसीम जो है ये तो है कि हमारे एक डेफिनेटली एक एचिसोनियन ग्रुप है हमारे यहाँ पे, एक टाट कल्चर जिसको हम नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं, तो तबकाती तकसीम तो डेफिनेटली है कि हमारे लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड इंग्लिश मीडियम स्कूल में होते हैं। वो जैसे भी हो, जितनी भी इन्वेस्टमेंट करनी पड़े, उन्हें पता है कि इससे हम बड़े कॉन्फिडेंट हैं कि जी हम इंग्लिश मीडियम स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं तो हम ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, ज़्यादा मॉडर्न हैं। तो डेफिनेटली हमारे तो इधर ये कल्चर है। अभी मैं अमेरिका से अभी आया हूँ तो वहाँ पे इवन इंग्लिश वहाँ की नेटिव लैंग्वेज है, लेकिन मैंने देखा कि स्पेनिश, इटालियन, जर्मन जो वो सब अपनी ज़बान बोलते हैं, दे आर कॉन्फिडेंट। मैं जब कोई यूनिवर्सिटी में थी कनाडा में, तो इवन दो हर बंदा अंग्रेज़ी में बात करता था, लेकिन अगर आप इटालियन अपनी किसी मैं सहेली को मिलने जाती थी उसके घर पे या किसी फंक्शन पे, ओकेजन पे, तो सारे इटालियन में बोल रहे होते थे। बंदा वहाँ पे बैठ के कहता था यार हमारे से हमारी ज़बान में बोल लो, कोई तो बात करे। ट्रू। तो ये मुझे बड़ी अफसोसनाक बात लगती है कि जब हम बाहर के ममालिक में इस किस्म की पॉजिटिव ही है ना बात, डेफिनेटली अंग्रेज़ी आती है उनको, हम ये नहीं कह रहे कि अंग्रेज़ी ना सिखाएं व्यूअर्स, उसके भी अपने फ़ायदे हैं बिल्कुल। लेकिन आप अगर अपने आप को नहीं रिकग्नाइज करते, अपनी रूट्स को, अपने कोर को, तो ये भी तो मसला है। डेफिनेटली आप इट्स राइटली सेड कि आप देखें कि हमारे इर्द गिर्द जिनको हम कोट करते हैं डेवलप्ड नेशंस, वहाँ पे आप देख लें, जिस तरह मैंने अभी कहा, आपने अभी कोट किया कि जो स्पेनिश, इटालियन, जर्मन, एंड दे फील प्राउड कि उन्हें अब बीइंग इंग्लिश इंस्ट्रक्टर, या मैं इंग्लिश उतनी बोलनी चाहिए मुझे एज एन इंस्ट्रक्टर मुझे बोलनी है, मैं इंग्लिश अगर टीचर भी हूँ, लेकिन आपने उसकी कॉस्ट के ऊपर अपनी लोकल लैंग्वेजेस या नेशनल लैंग्वेजेस को उसके साथ आप ज्यादती ना करें। लेकिन जब हम नेशनल लैंग्वेज की और लोकल लैंग्वेजेस की बात करते हैं तो इलाकाई ज़बानों को तालीम में शामिल करना आपके ख्याल से कौमी यकजहती को मुतासिर करेगा या मज़ीद मजबूत बनाएगा? क्योंकि इस पर भी बड़ी बात हो रही है, जैसे कि आज मैं कह रही थी कि देखिए मेरी माँ बोली पंजाबी है, नहीं आती बोलनी, लिखनी और पढ़नी तो बहुत दूर की बात है, बोलनी नहीं आती। ट्रू। तो मैं तो ये फील करती हूँ कि मैं एक नेगेटिव पॉइंट पे हूँ इस मामले में, और मुझे काश स्कूल में पंजाबी भी सिखाई जाती। अब जैसे कि अगर आप पंजाब में रहते हैं तो कम से कम पंजाबी का एक सब्जेक्ट तो होना चाहिए क्लास में, मेरे ख्याल से। बट आपके ख्याल से ये अच्छा आइडिया है या बुरा आइडिया है? ये एक बड़ा क्रिएटिव और इनोवेटिव आइडिया है कि जिस तरह हमने आगाज़ में भी कहा कि जो कॉम्पिटेंसी का लेवल आपकी अपनी लैंग्वेज में है, और ये अभी भी दुनिया में, चाइना में और दूसरे कंट्रीज़ में, जो आप एक्सप्रेस अपनी नेटिव लैंग्वेज में, अपनी लोकल लैंग्वेज में कर सकते हैं, वो किसी बोरोड लैंग्वेज से नहीं कर सकते। आप इंग्लिश में वो नहीं कर सकते। हमारे कल्चर में हमारी सारी उम्र इंग्लिश से फ़ाइट करते गुजर जाती है, जी मेरी एक्सेंट अच्छी हो और मेरा जी इंग्लिश बोलने की फ्लुएंसी अच्छी हो, लेकिन कंटेंट जो है वो जैसा भी हो, लेकिन अगर बंदा इंग्लिश बोल रहा है तो वो कहते हैं कि इंग्लिश में है जो मुस्तनद है, वो जो इंग्लिश में है फरमाया हुआ। अब इंग्लिश वालों को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, और अगर किसी का देखिए, लेकिन आप बिजनेसेस वगैरह में भी देखें, कॉर्पोरेट सेक्टर में तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है। मेरी मुलाकात एक दफ़ा एक पीएचडी लेवल के बंदे से हुई, जिन्होंने मतलब उन्होंने उर्दू में पीएचडी की हुई थी और फ़ारसी में पीएचडी की हुई थी, बहुत ही ब्रिलियंट पर्सन। उनके पास जॉब नहीं थी, पीएचडी की हुई लेकिन नौकरी नहीं है। नौकरी उनको बहुत ही बेसिक लेवल की अवेलेबिलिटी थी। मैंने उनसे पूछा, सर बट आपने तो पीएचडी की है, हमने तो हमेशा सुना था कि पीएचडी डॉक्टर के तो बड़े उनको पैसे मिलते हैं। तो उन्होंने कहा बेटा प्रॉब्लम पता है क्या है, उर्दू ज़बान और ये जो हमारी इस तरह की लैंग्वेजेज हैं जैसे फ़ारसी होगी, उर्दू होगी वगैरह, इसकी वर्थ हमारी हद तक है। अगर मैं किसी भी बड़े कॉर्पोरेट कल्चर में जाके काम करने की कोशिश करता हूँ तो सबसे पहले कहते हैं अंग्रेज़ी, तो कहते हैं मुझे तो अंग्रेज़ी का लफ्ज़ नहीं बोलना आता, मैं क्या करूँ, थैंक यू, सॉरी, प्लीज़, इससे ज़्यादा मैं नहीं बोल सकता, और मुझे अंग्रेज़ी नहीं पढ़नी आती। तो आपको नहीं लगता कि अगर ज़बान का इंतखाब जो है वो हमारी तालीमी कारकर्दगी पर और हमारे करियर के ऊपर बड़ा असरअंदाज होता है? ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि हमारे जो लोग एमए उर्दू या पीएचडी उर्दू भी किया हो तो दे आर वेरी मच जॉबलेस।
लेकिन इसके लिए हमें फिर गवर्नमेंट की तरफ देखना पड़ता है कि हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करें, और ऐसे लोग जो हैं एकेडमिया में, तालीमी अदारों में, और देयर आर सो मैनी अदर एरियाज़, अभी अरबिक के जो लोग हैं, इस्लामिक स्टडीज़ के जो लोग हैं, उर्दू के जो लोग हैं, और वो अगर एकेडमिक्स में आएंगे तो मेरा ख्याल है कि उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। लेकिन इंग्लिश का जहाँ तक अगर कंपैरिजन में जाएंगे तो इसमें कोई शक नहीं है कि हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है, उतनी हमें बोलनी है। लेकिन ये कि एज ए सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट, अभी मैंने न्यूयॉर्क में था तो मैंने देखा कि वहाँ पे उनकी स्पेनिश लैंग्वेज है, और इवन वो इंग्लिश कल्चर के अंदर हैं, लेकिन अपनी स्पेनिश लैंग्वेज की जहाँ भी कोई ऐसी वैकेंसीज आती हैं एजुकेशनल पर्सपेक्टिव में, क्योंकि अमेरिका में सेकंड लैंग्वेज स्पेनिश। स्पेनिश बिल्कुल, जैसे कहते हैं ना कि एक मेन ज़बान होती है और फिर एक, जिस तरह इन कनाडा प्रेडोमिनेटली अंग्रेज़ी बोली जाती है, लेकिन फ्रेंच एंड स्पेशली क्वेबेक के प्रोविंस में फ्रेंच को तरजीह दी जाती है। एग्जैक्टली। और आप कभी जाए ना क्वेबेक में, मॉन्ट्रियल की हद तक तो आप ठीक रहते हैं, जब आप दूसरे उनकी तरह गिरदोनवा के इलाकों में जाते हैं वो आपसे अंग्रेजी में बात ही नहीं करते। बिल्कुल ऐसे, तो आप सवाल अंग्रेजी में पूछते हैं, वो आप फ्रेंच में जवाब देते हैं। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे। अच्छा, मुझे ये भी बात गलत लगती है, क्योंकि मैं भी ट्रैवल करती हूँ, आप भी ट्रैवल करते हैं डॉक्टर साहब, आपको पता है कि जब बंदा ट्रैवल करता है तो कम से कम कोई एक ज़बान तो होनी चाहिए ना जिसमें सब बात कर सके। ट्रू। सो ट्रैवलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, घूमने फिरने के पॉइंट ऑफ व्यू से, जॉब्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे ख्याल से अंग्रेजी की है इम्पोर्टेंस, लेकिन उर्दू से ज़्यादा नहीं, मेरी माँ बोली से ज़्यादा नहीं। ये बात एक इम्पॉर्टेंट है मेरे ख्याल से। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि हमारी माँ बोली जो है, हमारी जो मदर टंग, जिस तरह पंजाबी का जिक्र किया, और हमारी जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं जिसमें सराइकी, बलोची, पश्तो, शीना, बल्ती, देयर आर सो मैनी अदर लैंग्वेजेस। अगर हमारा टेंडेंसी अंग्रेज़ी ही की तरफ रहेगी तो ये बहुत बड़ा जुल्म हो जाएगा लैंग्वेजेस के साथ, और दुनिया से हमें एक्सपीरियंस लेना चाहिए कि अपनी लोकल लैंग्वेजेस के अंदर अपने लिटरेचर को, अपनी टेक्नोलॉजी को, इसमें कोई शक नहीं है। आप चाइना को देखें। हाँ, चाइना को देख लें आप, बिल्कुल। उनका चाइना अपनी ज़बान से टस से मस नहीं होता, जो मैंड्रिन बोलते हैं मैंड्रिन बोलते हैं, जो कैंटनीज बोलते हैं वो कैंटनीज बोलते हैं। वो आप उधर उनको नहीं कह सकते कि जी आप हमसे अंग्रेज़ी में बात करें। बिल्कुल ऐसा ही है। वो कहते हैं जी आपने कम्युनिकेट करने या तो हमारी ज़बान सीखें या आप ट्रांसलेटर लेके आए। एग्जैक्टली, बिल्कुल है, क्योंकि वो अपने साथ ट्रांसलेटर लेके गूगल आते हैं, ट्रांसलेटर के ऊपर ले जाते हैं और उसके ऊपर वो कर रहे होते हैं। लैंग्वेजेस का जो हमारा जो ये सिनेरियो है उस पर तो हमारे इवन यूनिवर्सिटीज़, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में आज एक नई एक मूवमेंट, एक तहरीक चल पड़ी है कि हमें अपनी लोकल लैंग्वेजेस को लेके चलना है और अपनी उर्दू लैंग्वेज को भी लेके चलना है, लेकिन इंग्लिश को उसका जो ड्यू, उसका जो प्लेस है, जो मुकाम है, वो तो देना है हमने। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप इंग्लिश को समझें कि ये कामयाबी की ज़बान है और डेवलपमेंट की ज़बान है। हमारी अपनी ज़बानें जो हैं वो ज़्यादा मज़े की हैं, मीठी हैं और कम्युनिकेटिव हैं। और व्यूअर्स, ये वो इंसान बोल रहा है जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है अंग्रेज़ी का एट अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी। ये याद रखिएगा, ये वो इंसान आपसे बात कर रहा है। ये मैं तो चले जो भी कहती हूँ वो खुद कह रहे हैं, क्योंकि देखिए व्यूअर्स, हम समझते हैं क्योंकि हम वो ज़बान भी बोलते हैं जो हमारी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, जो चले ऑफिशियल लैंग्वेज है, और उस ऑफिशियल लैंग्वेज को जानने के फ़वाइद कोई नहीं कह रहा कि नहीं है, हम सब कह रहे हैं कि है। इसीलिए तो ऑफिशियल लैंग्वेज है। कुछ तो सोचा था ना हमारे बड़ों ने, हमारे लीडर्स ने, तो वो अपनी जगह ठीक है। बट यू हैव टू रिमेंबर, अगर परसेंटेजेस हैं, जैसे एक चीज़ 50% अच्छी है, एक 30% अच्छी है, एक 20% अच्छी है, तो 20% अच्छी चीज़ को आप 80% के ऊपर भारी नहीं कर सकते। ये एक अंडरस्टैंड करने वाली बात है। ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मज़ीद इसी टॉपिक को आगे लेके बढ़ेंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। डॉक्टर ज़फ़र इकबाल भट्टी हमारे साथ हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, डायरेक्टर ऑफ CRC एंड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश एट अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी। डॉक्टर साहब, आगे कोई सवाल करने से पहले तुसी इन्नी गल्लां कर रहे हो कि उर्दू च गल करो तो माँ बोली सीखो, तो खुद आप हेड ऑफ डिपार्टमेंट है अंग्रेज़ी के एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में, तो ज़रा मुझे अपनी हिस्ट्री और अपनी स्टोरी बताएं कि आपका ये सफ़र किस तरह शुरू हुआ था। इसमें मैम डेफिनेटली मैं बेसिकली आई बिलोंग टू कसूर शहर से मेरा ताल्लुक़ है, और वालिद साहब मेरे प्रोफेसर थे, उर्दू के प्रोफेसर थे। तो उनके साथ जो मेरा इंटरेक्शन होता था, तो वो जिस तरह कहते हैं कि होनहार बिरवा के चिकने चिकने पात, तो बचपन ही से जो उर्दू के साथ एक लगाव था वो जिस तरह कहते हैं सरिश्त में आ गया, तबीयत में आ गया। बल्कि अभी भी जो लोग उर्दू के लोग मिलते हैं कहते हैं जी आप उर्दू के ज़्यादा लग रहे हैं, इंग्लिश के कम लग रहे हैं। तो इंग्लिश को जो एज ए प्रोफेशन तो वो है, इंग्लिश जहाँ बोलते हैं। अभी अमेरिका में मैं था, वहाँ पे मैं कॉन्फ्रेंस चेयर की, पूरी दुनिया से लोग आए थे और मैं मेरा ख्याल इंग्लिश ही बोल रहा था, और वहाँ बोलनी भी इंग्लिश ही चाहिए। तो अब्बा जी का क्या रिस्पांस था कि मैं उर्दू था तो प्रोफेसर तो बिल्कुल ही उसके ऑपोजिट आप अंग्रेजी के बन गए?
अब्बा जी हमेशा मतलब सपोर्ट देती है, उन्होंने कहा जी कि वेरी गुड बेटा, लैंग्वेज कोई भी होवे कमाल कर दो वो अपना। और डेफिनेटली उर्दू उनकी वो ज़ुबान जिसमें वो खुद प्रोफेसर थे। यानी कि पहले उन्होंने तवज्जो आपकी उर्दू ज़बान पे दी। पे आपकी माँ बोली क्या है सर? पंजाबी है। पंजाबी। सो उर्दू और पंजाबी में आप फ्लुएंट हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके साथ अंग्रेजी को आपने साथ लेके चले। प्रोफेशन, एज ए जॉब। तो सर देखिए फिर बात तो वहीं पे आ जाती है कि जब नौकरी की बात आती है तो अंग्रेजी की ज़रूरत पड़ जाती है। इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए कुछ हमारे कॉर्पोरेट सेक्टर को भी देखना चाहिए। डेफिनेटली नौकरी के लिए एक बंदा आता है, उसने MBA किया हुआ है लेकिन उसने उर्दू में किया हुआ है, उसको नहीं देखेंगे, चाहे वो स्ट्रेट ए स्टूडेंट हो। और ये मैंने देखे हुए केसेस, ऐसा ही है। लेकिन उसी तरह अगर एक बंदे ने अपना BA किया हुआ है सिर्फ, ठीक है, अब उसने सिर्फ बैचलर किया हुआ है, बैचलर वाले बंदे को क्योंकि वो अंग्रेजी फर बोल लेता है, लोग इम्प्रेस भी हो जाते हैं, रख लेते हैं। तो मुझे बताएं फिर हमारी आवाम क्यों नहीं कहेगी कि हमें अंग्रेजी सिर्फ आनी चाहिए? वेरी गुड। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सिचुएशन है कि जिसमें इसमें तो कोई शक नहीं है कि इंग्लिश इज़ अ लिंगुआ फ्रैंका हम बोलते हैं एक लफ्ज़, कि पूरी दुनिया की जो कामयाबी की ज़ुबान है वो इंग्लिश है। और दुनिया में पूरी दुनिया की आपस में बातचीत करने की तो कामयाबी नहीं हमने नहीं, कामयाबी नहीं, लोगों की परसेप्शन है ना, लोगों की परसेप्शन है। लेकिन अभी जिस तरह हमारे भी इधर वही ट्रेंड है, लेकिन कम्युनिकेशन के लिए तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि इंग्लिश जो है हमारी ऑफिशियल और दूसरे मामलात में ये सिग्निफिकेंट चीज़ें हैं। CSS में जाएं, आपकी बात ठीक है, जो इंग्लिश अच्छी बोलता है तो वो कॉम्पिटेंट भी समझा जा रहा है। लेकिन कंपैरेटिवली हमारी, जहाँ तक आपका ये सवाल है कि हम जो उर्दू या पंजाबी में जो लोग हैं, तो हमारा अपना आपस का जो इंटरेक्शन है, जिस तरह मुझे लगता है कि ब्यूरोक्रेसी भी जब वो आपस में बात करते हैं, बैच फेलोज़ वो पंजाबी में बात कर रहे होते हैं, और क्योंकि मज़ा ही पंजाबी में आ रहा होता है, हो ही नहीं सकता कि आप अपनी माँ बोली से अलग किसी ज़बान में इंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से या इंटरेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें। तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि जो बात पंजाबी है वो दुनिया में कहीं नहीं है। लेकिन सर एक मसला है, सबसे ज़्यादा इंसान में कब एप्टीट्यूड होता है ज़बान सीखने का आपकी नज़र में? बंदा किस स्टेज पे, किस उम्र पे सीखता है ज़बान बेहतर? ट्रू। किस उम्र पे? छोटे होते हुए? पहले साल हैं बच्चे के जो 7-8 ईयर्स हैं जिसमें उसने सीखना है। अब मसला ये है, आपने बात की ना एंटरटेनमेंट की भी, तो अगर हम एंटरटेनमेंट की बात करें तो ड्रामे तो हमारे उर्दू में बनते हैं, लेकिन जो कार्टून हमारे बच्चे देखते हैं वो अंग्रेजी में होते हैं, और जो अंग्रेजी में नहीं मिलते वो क्योंकि वो ऐसे एक मुल्क के हैं कि जब वो आप देखते हैं तो उसमें आपको उधर का कल्चर और उधर की चीज़ें एम्फेसिस में आती हैं, तो लोग वो भी अवॉइड करते हैं। तो बच्चों की जब एंटरटेनमेंट होगी ही अंग्रेजी में, तो वो फिर उर्दू से तो उनकी दूरी होगी डेफिनेटली। और देखिए ना, हमारे छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो अगर उर्दू मीडियम स्कूल में भी पढ़ रहे होते हैं, वो अंग्रेजी मीडियम के स्कूल के बच्चों से कॉम्प्लेक्स में आ जाते हैं। ऐसे ही इसको कैसे हैंडल करें? ये कोई तो पॉलिसी आनी चाहिए। एजुकेशनल जो हमारे एजुकेशनिस्ट बैठे हैं, हम जो अगर कहें इंग्लिश में कि दोज हु आर सिटिंग एट द हेल्म ऑफ अफेयर, जिनके हाथ में निज़ाम है, जो कि पॉलिसी मेकर्स हैं, वो इसको इनकरेज करें, ना कि ये एक वन वे ट्रैफिक चलाएं कि जी आपने इंग्लिश ही सारी चीज़ें करनी है। हमारे मेरा ख्याल है कि इंग्लिश को जहाँ पे आना, अभी आपने बात की है तो वो लेवल में आप देख लें, बच्चों को इंग्लिश ज़्यादा आती है, उर्दू कम आती है। वही वाली प्रॉब्लम है ना मेरा कि उर्दू भी लेनी पड़ी। बिल्कुल। और बात ये है कि ये ऑप्शन ही, एटलीस्ट पाकिस्तान जैसे मुल्क में हमें ये ऑप्शन नहीं रखना चाहिए उर्दू बी का। उर्दू बी वही बच्चा सीखे जो पाकिस्तानी नहीं है या जो फॉरेनर है लिविंग इन पाकिस्तान, या जो भी, जिस तरह अमेरिकन स्कूल वगैरह में और कुछ ऐसे स्कूल्स हैं पाकिस्तान में जहाँ पे फॉरेनर्स भी जाते हैं, फॉरेनर्स के बच्चे भी पढ़ने के लिए जाते हैं, वहाँ पे समझ आती है कि आप उनको माफ़ी दे दें उर्दू सीखने से। लेकिन जब हमारे ही स्कूल्स में हमारे ही लोकल बच्चों को, जो मतलब पाकिस्तानी बच्चों को जो यहीं की पैदावार है, उनको आप जब उर्दू बी या इजी उर्दू की तरफ ले जाते हैं, तो वो तो बिल्कुल ही ना होने के बराबर है। वो इंग्लिश का मुहावरा है कि बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी, मतलब फिर आप इस तरह आप फिर रोमन में सीखते हैं। बिल्कुल। और रोमन में जो आप चीज़ सीखते हैं, आपको पता है सर, ना तलफ़्फ़ुज़ आपका सही होता है सीधा, ना वोकैबुलरी होती है, और आप एक्सपैंड नहीं करते ना, वहीं पे फंसे रहते हैं जहाँ पे आप होते हैं, क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है। और मेरा यही तो ज़िंदगी में सबसे बड़ा इशू रहा है कि छोटी उम्र पे जब नहीं सीखा, आगे जाके, अच्छा, और हर बंदे में एप्टीट्यूड भी नहीं होता ज़बान का। एग्जैक्टली। एक उम्र के बाद आपको नहीं समझ आती। मैंने बड़ी कोशिश की फ्रेंच सीखने की कनाडा में, थोड़ी बहुत सीखी, कुछ अल्फाज बेसिक लेवल पे, लेकिन ना लिख सकती हूँ ना पढ़ सकती हूँ फ्रेंच, जबकि अंग्रेज़ी में लिखी होती है। बिल्कुल।
सो ये इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं। हाँ, ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है। क्रिएटिविटी तो डेफिनेटली जो है वो अपनी ही पर्सपेक्टिव में आती है। तो सर फिर माँ बाप के लेवल पे आप क्या गाइडेंस देंगे? देखिए बात तो शुरू होती है माँ की गोद से और बाप की शफकत से। अब बाप और माँ क्या रोल अदा कर सकते हैं अपने घरों में? तालीमी इदारे तो सेकंड बात है, स्टेप 1 तो घर पे है। गुड। वहाँ पे क्या करें? अच्छा, वहाँ पे अगर मैं ज़ाती पर्सपेक्टिव में बात करूँ तो मैं तो बच्चों से बावजूद वो स्कूल में जो भी मामलात हैं, मैं पंजाबी में और ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्मल होना तो उर्दू में, तो मेरी ख्वाहिश होती है कि ये पंजाबी बोलें ताकि इन्हें कम से कम पता चले कि पंजाबी लैंग्वेज क्या है, उर्दू बोलें। और इंग्लिश भी उनकी अच्छी होनी चाहिए। जिस तरह हम किसी भी लैंग्वेज के ख़िलाफ़ नहीं है, लेकिन लिंग्विस्टिक इंपीरियलिज्म हम जिसको कहते हैं ना कि अंग्रेज़ी का पूरी दुनिया में राज है, हुकूमत है, लेकिन आपको अपना जो सिनेरियो है डेफिनेटली एकेडमिक्स में जो चीज़ें एज ए सब्जेक्ट अब हमें पढ़ाई जा रही हैं वो तो हमने पढ़नी है। अब हमारे उर्दू में, हमारे सब्जेक्ट में उर्दू की जगह पे अगर कोई इवन फ्रेंच भी रख दी जाए, बच्चे पढ़ते भी हैं। हमारे पाकिस्तान में फ्रेंच, जर्मन, आजकल ऑप्शनल सब्जेक्ट ये भी हैं। इवन पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर जो लैंग्वेजेस डिपार्टमेंट है वो डिफरेंट लैंग्वेजेस को इंट्रोड्यूस करवा रहा है। लेकिन हमारा जो प्रॉपर पर्सपेक्टिव है कि आप इंग्लिश की कॉस्ट के ऊपर इतना बड़ा जो रिस्क ना लें कि अपनी ज़बानों के साथ इन्फीरियॉरिटी कम्प्लेक्स करें, उन्हें एहसास कमतरी की तरफ ले जाएं कि नहीं ये ज़बान वो नहीं है। क्योंकि देखिए बच्चा वो सीखेगा जो माँ बाप सिखाएंगे। बिल्कुल। अगर माँ बाप अपने कॉम्प्लेक्सेस अपने छोटे से बच्चे के अंदर डाल देंगे, बिल्कुल, तो वो तो सारी ज़िंदगी फिर एक या तो वो ये सोचेगा कि वो दूसरों से बेहतर है क्योंकि वो अंग्रेज़ी बोलता है। मेरे अपने जानने वालों में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके साथ मैं स्कूल में पली बड़ी, उनके साथ आगे गई। अब जब मैं क्योंकि गई कनेट कॉलेज, वहाँ पे ज़्यादातर बच्चियाँ जो हैं वो अंग्रेज़ी में नहीं बोल सकती थी। ऐसे ही। तो जब मैं वहाँ पे गई तो मुझे एकदम से लगता था कि इनको अंग्रेज़ी क्यों नहीं आती? ये कितनी बेवकूफ़ाना सोच है अजीब सी और कितनी गलत बात है। बट 15 आई थिंक आई वाज 15 इयर्स और 16 इयर्स और 15 जब मैंने कनेट को ज्वाइन किया, 2 साल के लिए गई, उसके बाद मैं बाहर चली गई पढ़ने के लिए। वो 2 साल मैं हैरान ही रही, मैंने कहा इनको इंग्लिश क्यों नहीं आती? ये कितनी गलत मेंटालिटी है। बिल्कुल। और कितनी एरोगेंट मेंटालिटी है और स्ट्रेंज, गलत बात है। बिल्कुल। बट ये चीज़ फिर हम घर पे इनकलकेट करते हैं। मेरी अम्मी हमेशा ये कहती है कि मेरा एक बहुत बड़ा रिग्रेट है कि मैंने तुम लोगों की उर्दू पे तवज्जो नहीं दी। मुझे ये था कि बाहर की दुनिया में तुम लोग सर्वाइव कर सको, ये करो वो कर पाओ, तो तुम लोगों की अंग्रेज़ी के ऊपर तवज्जो दी जाए। हमें एक्चुअली तुम लोगों की उर्दू और पंजाबी पे तवज्जो देनी चाहिए। एग्जैक्टली। भैया आपने घर में स्टाफ से भी बात करनी है तो ज़्यादातर पंजाब साइड पे आपको पंजाबी में बोलना पड़ता है। पंजाबी में बिल्कुल। आप आपस में बातचीत नहीं कर पाते हो। और कम्प्लेक्स भी होते हैं कि अगर एक बंदा पंजाबी में बात कर रहा है तो वो समझेगा कि मैं बड़ा, दूसरे वाला बड़ा इन्फीरियॉरिटी कम्प्लेक्स का, एहसास कमतरी का शिकार होगा, जबकि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये परसेप्शन भी अजीब है कि जी अगर इंग्लिश में होगा तो वो ज़्यादा, जिस तरह मैंने कहा कि मुस्तनद है वो जो इंग्लिश में है फरमाया हुआ, तो ये तो एक ज़्यादती है। और हमारा पर्सपेक्टिव भी ये है कि इंग्लिश को इंग्लिश की जगह पे रखें, अपनी नेशनल लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज पे रखें, और अपनी लोकल लैंग्वेजेस को जो है उनको आने वाले सिनेरियो में नए एवेन्यूज़ होंगे, नए मामलात होंगे, नई मंजिलें होंगी, नए कारवान होंगे, उनको उस पर्सपेक्टिव में, लेकिन उनको बिल्कुल आप एहसास कमतरी की तरफ ना लेके जाएं। तो ये एक पर्सपेक्टिव है जो आज के ज़माने के प्रॉपर इस तनाज़ुर में देखा जाए तो आप हर ज़बान को उसका ड्यू, जो उसकी प्लेस है, जो स्टेटस है, वो दें। तो मेरा ख्याल है हम ये भी नहीं कह सकते इंग्लिश के बगैर हम जी सकते हैं, क्योंकि मैं लिंग्वा फ्रांका का वर्ड इस्तेमाल किया, तो इंग्लिश को हमने इस्तेमाल करना है। हम ना उसके ख़िलाफ़ हैं और दुनिया में किसी भी लैंग्वेज के हम ख़िलाफ़ नहीं हो सकते। भाई देखिए होना भी नहीं चाहिए, ज़बान तो एक बड़ी खूबसूरत चीज़ है और प्रॉपर सब्जेक्ट है लिंग्विस्टिक्स। बिल्कुल कि आप ज़बानें सीखे, जैसे कि सर आप लोग, आपका प्रोफेशन लैंग्वेज है, बिल्कुल, लेकिन अपने कोर को तो ना भूलें। कोर को ना भूलें, उसकी कॉस्ट पे ना करें ये काम। और मैं तो आपके सामने व्यूअर्स एक जीता जाता एग्जाम्पल हूँ, एक ऐसा बंदा जो हर वक्त इस चीज़ के अगर एक नॉर्मल एंकर को 1 घंटा लगता होगा शो की तैयारी में, तो सर मुझे 2 घंटे लगते हैं, क्योंकि मैं एक, वो जो कहते हैं ना कि एक कमज़ोरी की फुटिंग पे हूँ, एक कमज़ोर फुटिंग पे, आई एम ऑन, वो जो कहते हैं ना अंग्रेजी में ऑन वीक ग्राउंड। सो हम सब ने व्यूअर्स अपना अपना हिस्सा डालना है। नेशन बिल्डिंग की जब बात करते हैं तो उस नेशन बिल्डिंग के अंदर अपनी ज़बान से लगाओ, अपनी ज़बान। हम अंग्रेज़ी में बच्चों को, मतलब खुद अंग्रेज़ी नहीं बोलनी आती, अंग्रेज़ी की कहानियाँ सुना रहे होते हैं बच्चों को। हमारा अपना कल्चर बड़ा खूबसूरत है, हमें उसी के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए मेरे ख्याल से। और पहले नेशनल फिर इंटरनेशनल, ऑलवेज पहले नेशनल देन इंटरनेशनल। सर एंड में हमारे व्यूअर्स को क्या पैगाम देंगे आप? मैं मैसेज मेरा यही है एज ए लिंग्विस्ट, एज ए माहिर लिसानियात,
कि ज़बानों को जिस तरह अभी हम बातचीत हो रही थी कि उनकी जो ड्यू जो रिकॉग्निशन है वो दी जानी चाहिए। और हमारी पंजाबी, हमारी सराइकी, हमारी बलोची, हमारी शीना, हमारी बल्ती, जितनी भी लैंग्वेजेज़ हैं, अभी बात हो रही थी, बड़ी स्वीट लैंग्वेजेज़ हैं। तो इंग्लिश की कॉस्ट के ऊपर ना उर्दू से जुल्म करना चाहिए और ना उर्दू की कॉस्ट पे रीजनल लैंग्वेजेस के साथ ज़्यादती करनी चाहिए। हर लैंग्वेज को उसकी ड्यू जो रिस्पेक्ट देनी चाहिए और इसके अंदर हम अपनी डेवलपमेंट, अपनी तरक्की उन्हीं कंट्रीज़ की तरह जिस तरह फ्रांस, जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड, दुनिया के मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ ने तरक्की की है और इंशाल्लाह अल्लाह ताला की रहमत से हम लोग वहाँ तक पहुँचेंगे और इन्हीं ज़बान के अंदर हम साइंस और टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने डॉक्टर साहब। और वही वाली बात है ना, फलां पेंडू है, क्योंकि वो तो सिर्फ पंजाबी में फलां पेंडू है, उसको तो अंग्रेज़ी बोलनी नहीं आती है। आई एम सॉरी, पेंडू वो है जो अपने रूट्स और अपने कल्चर को नहीं अंडरस्टैंड करता। पेंडू मैं हूँ, पेंडू वो नहीं है जो अंग्रेज़ी नहीं बोल सकता। अंग्रेज़ी तो एक बहुत ही आगे की चीज़ है। पहले अपनी कोर अपने आप को अंडरस्टैंड करें, आपकी माँ बोली क्या है। माँओं को, बाप को, फैमिली मेम्बर्स को अपने बच्चों से उस ज़बान में बात करनी चाहिए जो उनकी माँ बोली है। और उसके साथ साथ, और फॉर्चुनेटली हमारी जो भी माँ बोलियाँ हैं वो हमारी उर्दू ज़बान से इतनी सिमिलर हैं कि वो इतना इशू नहीं होता। तो आप बेस पे, अब मैंने अपने बेटे हमज़ा को माशाल्लाह 19 साल के हो गए डॉक्टर साहब, मैंने हमज़ा से पहले 5 साल उसकी ज़िंदगी में बात ही सिर्फ उर्दू में की। गुड। माशाल्लाह 100 गुना 1000 गुना ज़्यादा मेरे से बेहतर उर्दू में बोलता है। मुझे बल्कि उर्दू की कभी मेरे पास कोई चीज़ आ जाए, अब तो खैर वो बाहर होता है, बट जब यहाँ होता था मैं लेता, मैं कहता हमज़ा ये क्या लिखा हुआ है, तो हंसता था। और आप सोचे कि एक एम्बैरेसिंग चीज़ होती है। तो जो सिर्फ उर्दू बोलता है वो इस कॉम्प्लेक्स में है कि मैं अंग्रेज़ी नहीं बोलता, जो अंग्रेज़ी बोलता है वो ये कॉम्प्लेक्स में है कि यार मैं उर्दू नहीं बोल सकता। तो बेहतर ये है कि हर चीज़ को उसकी जगह पे रखें। Exactly. और जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा, उनको आगे लेके चलें। थैंक यू डॉक्टर साहब। थैंक यू वेरी मच। यहाँ पे हम व्यूअर्स ब्रेक की तरफ जाएंगे और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे ये जो आजकल वेट लॉस की बहुत सी फनकारियाँ चल रही हैं। कोई इंजेक्शन लगा रहा है, तो कोई लाइपोसक्शन करा रहा है, तो कोई ड्रिपें लगवा रहा है। तो ये क्या कहानी है, क्या ये सेफ़ हैं और किन लोगों को इनका इंतखाब करना चाहिए? ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। आज आपकी मुलाकात आपकी मेरी हम सब की फेवरेट कंसल्टेंट फेशियल एस्थेटिक एंड कॉस्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर अरीज जुल्फ़िकार बुखारी से हो रही है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, आज हमने एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक रखा है जो समझने वाला टॉपिक है, वो है वेट लॉस। यस। प्रॉब्लम ये है, हर बंदा पतला होना चाहता है। उसको ये टेंशन, उसको इस चीज़ की फ़िक्र नहीं है कि उस पतला होने की वजह से मेरे जिस्म पे क्या असरात होंगे, मेरे चेहरे पे क्या असरात होंगे, मेरे इंटरनल ऑर्गन्स पे क्या फ़र्क पड़ेगा, मेरे बाल, मेरे नेल्स, मेरी स्किन को क्या होगा। बिल्कुल। सिर्फ एक ही हर बंदे का गोल है कि मैंने पतला होना है। पहले तो मैंने इस पे आपसे बात करनी है जी। एक तो हमें पतला होना होता है और बहुत थोड़े अरसे में होना होता है। पहले हमने वज़न सालों में बढ़ाया होता है और फिर हमने कम करना होता है कि जी अचानक कोई फंक्शन आ गया है, अब हमें जी हफ्ते के अंदर या 10 दिन के अंदर या हमने 1 महीने के अंदर हम टारगेट रख के हम बड़ी बुरी तरह क्रैश डाइटिंग्स या हम हर तरह का गलत हरबा आजमाते हैं। आपको ये समझने की ज़रूरत है कि अगर आपका वज़न ज़्यादा है और वो आराम से कम नहीं हो रहा है तो उसकी कुछ वजूहात हो सकती हैं जो आपके पीछे देखना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, आम तौर पे बच्चियों में हार्मोन्स का इम्बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका हार्मोनल इम्बैलेंस है या जिसे हम PCOS भी कहते हैं, उसकी वजह से बच्चियों में वज़न कम करने में प्रॉब्लम आती है। इसके अलावा अगर आपको विटामिन डी, अच्छा एशियंस में सबसे ज़्यादा, और आप बंदों में देखेंगी तो विटामिन डी के लेवल सबसे कम होंगे। एशियंस में विटामिन डी की शॉर्टेज होती है, ठीक है। आपको विटामिन डी लेनी होती है वैसे भी रेगुलर बेसिस पे, उसको मॉनिटर ज़रूर करें। विटामिन डी की शॉर्टेज की वजह से भी वज़न कम नहीं हो रहा होता। इसके अलावा अगर आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस है, ठीक है, और इसके अलावा आपके जेनेटिक्स, अगर आपके जेनेटिक्स इन्वॉल्व हैं तो भी एक मेजर इशू यही आता है कि आपका वज़न कम नहीं होता। और सबसे बड़ी वजह ये कि अगर आप मुँह नहीं रोक रहे, ठीक है, वो एक इससे बड़ी कोई वजह ही नहीं है कि आपने सारा कुछ अब आपने। अच्छा, एक और चीज़ ये कि हमारे यहाँ अक्सर आप ख़वातीन से बात करें या किसी से भी बात करें तो कहेंगे जी हम कुछ नहीं खाते, हम खाना नहीं खाते। आप वो छोटे छोटे स्नैक्स यहाँ गुजरते गुजरते जो बच्चों के आप कोई चिप्स के पैकेट में से भी 1-2 उठाते हैं और वो भी आप खा लेते हैं, उसकी ज़रा कैलोरी काउंट किसी दिन करके देखें कि जो एक चीज़ भी आपने गुजरते गुजरते खाई है, चाहे वो कोई आपने जूस का सिप ली है, उसको ज़रा काउंट करें। बाद में आप रोटी से ऊपर चले जाते हैं। और सबसे बड़ा पता है प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग जो एक मील में कैलोरीज खा सकते हैं एक मील में, और अपने पेट को बड़ा लंबा अरसा भरा भी रख सकते हैं, हम वो नहीं करते हैं। वो नहीं करते।
जो बंदा कहता है कि जी हम कुछ नहीं करते, हमें तो हवा भी लग जाती है, मैं ये मानने के लिए नहीं तैयार अनलेस आप एक्चुअली स्टारवेशन डाइट पे होते हैं, यानी कि अपने आप को कॉन्स्टेंटली भूखा रखते हैं, जिसकी वजह से आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है और फिर आपको मसाइल होते हैं। तो डॉक्टर साहब खाने पीने की बात हो रही है, ज़रा किचन में भी नज़र डाल दूँ। शेफ़ अनम मुझे लग रहा है कि वो हो सकता है हांडी के अंदर सो ही जाए, तो क्योंकि हमने सारा काम वैसे ही शुरू में कर लिया था, तो अनम मैंने कहा इससे पहले कि खाना ठंडा बर्फ़ हो जाए हमें बताइए। बिल्कुल, हमारे सिंगापुरियन राइस रेडी है, सिंपल, जिससे हमने पहले डिस्कस किया था कि 3 लेयर्स में हम उसको सेट करेंगे, पहले राइस, फिर पास्ता, और उसके ऊपर जो है जो चिकन की ग्रेवी हमने रेडी की थी वो, और ऑन साइड मैंने सॉस सर्व कर दिए। मैंने ज़्यादा ऊपर ड्रिजल नहीं की क्योंकि हमें कलर्स भी अपनी रेसिपी के जो है वो बेसिकली मेंटेन रखने हैं, तो इसलिए मैंने ऑन साइड जो है सॉस भी सर्व कर दी। और वही चीज़ है ना आपके व्यूअर्स, मैंने आपको क्या बताया कि आप इनको अलग-अलग भी कंज्यूम कर सकते हैं। एक आपने पूरी डिश तैयार करके रख दी, अलग से आपने थोड़ी सी चिकन की ग्रेवी रख दी, राइस रख दी, साथ में नूडल्स रख लिए। जो जिस भी डाइट प्लान को फॉलो कर रहा है उसको लेके चले। जाहिर ही जब आप राइस और नूडल को कंबाइन करेंगे तो आपकी जो सिंपल कार्ब्स हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। एक्चुअली खाने की साइंस समझ जाएं तो वेट का तो आधा मसला आपका वहीं हल हो जाता है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अब देखिए ना, एक चीज़ अंडरस्टैंड करने वाली, हम तीनों खवातीन जो सेट पे हैं, हम तीनों के जिस्म फ़र्क हैं, डेफिनेटली, राइट? हमारे साइजेस फ़र्क हैं, बिल्कुल, हमारी हड्डियां फ़र्क हैं, डेफिनेटली, हमारी हाइट फ़र्क है। अब अगर मेरा वेट 5 किलो है और अनम का वेट 6 किलो है और आपका वेट 4 किलो है, ये भी तो देखना है कि हमारा जिस्म का कद क्या है, वजन क्या है। आपका बोन का मास होता है और हर बंदे की हड्डियों का डिफरेंट स्ट्रक्चर है, जिसको हम बोन डेंसिटी कहते हैं। यस, ठीक है। तो कुछ लोगों के अगर आप ये देखिए, एक तो वो वैसे ब्रॉड होते हैं लेकिन उनकी बोन या मसल मास जो होता है उसका वेट भी ज़्यादा होता है। अब जैसे आपकी हड्डी चौड़ी है, याद है हम पिछले दिनों बात कर रहे थे और हम गप लगा रहे थे, तो मैंने यही कहा कि यार मेरा तो बहुत वेट कम, ये वो। अब आपका भी उन दिनों में वेट कम हुआ था, लेकिन फर्क ये है आपकी हड्डी मेरे से चौड़ी है। बिल्कुल, क्या करें, डॉक्टर रीच की हड्डी तोड़ दें? वही ना, मतलब क्या करें। और आपको याद है कुछ साल पहले ये भी एक तमाशा शुरू हो गया था कि कि जो सुपर मॉडल्स थी वो अपनी रिब्स रिमूव करा लेती थी। तो पता है इस बात का नाम? एक वक्त था अबाउट 10 years ago, 15 years ago, हमने ये बात सुननी शुरू की कि नीचे वाली 2 पसलियां रिमूव कराई जा रही हैं, 2 पसलियां, ताकि वो स्लिमर, ताकि और पतले लगो, ताकि कमर ज्यादा निकल आए। तो बस इस्तग़फ़ार, मतलब आप अपनी हड्डियां निकाल रहे हैं। नहीं, इतना मतलब सोचने की बात है, चीज़ों को पर्सपेक्टिव में तो डालें। अच्छा, आपको ना देखें, हम आपका मकसद कुछ और होना चाहिए। अब जिस तरह अगर फ़र्ज़ करें मैं जो अपना वज़न रखती हूँ, मैं अपने BMI के हिसाब से रखती हूँ, बॉडी मास इंडेक्स के हवाले से, ठीक है। अब मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं कैसी नज़र आ रही हूँ, कि आपका मकसद ये होना चाहिए कि आपने हेल्दी होना है। और बाय द वे शी इज़ वेरी कॉन्शियस अबाउट हाउ शी लुक्स, ये भी ना कहो आप हो कॉन्शियस, अपनी ग्रूमिंग, अपने नेल्स, अपने बाल, अपनी लुक, आप उस पर बड़ा काम करते हो। लेकिन एक मुझे ओवर स्लिम नहीं होना, ठीक है। अब उसमें आपको ये समझने की ज़रूरत है, वो आप हो चुकी हैं और वो मैंने आपकी तस्वीरें भी देखी हुई हैं और विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट आप डरौनी लग रही थी। मैं भी आजकल, आई बी वेरी ऑनेस्ट व्यूअर्स, थोड़ा डरौने की तरफ जा रही हूँ, क्योंकि सिंपल सी बात है, टाइम नहीं मिलता, प्रॉपर खाना नहीं खाती। और मुझे बाकायदा मामा ने ही सारी ज़िंदगी मुझे ताने मारे कि मोटे नहीं होना, वो ही उन्होंने फ़ोन करके कहा कि बेटा ढांचा सा लगना शुरू हो गई हो। नहीं, आपकी थोड़ी बहुत ज़ाहिर है, आपकी बंदा बंदे का पुत्र तो लगे। हाँ, वज़न के साथ थोड़ी आपकी ग्रेस भी होती है, लेकिन देखिए आपका मकसद होना चाहिए हेल्दी होना, ठीक है। मैं सिर्फ ये देख रही होती हूँ कि आप ज़ाहिर है मोटापा अपने साथ बहुत सारी बीमारियाँ लेकर आ रहा होता है। हाँ। तकरीबन आपकी 98-99 बीमारियों की वजह जो है वो मोटापा है, ठीक है। आप अगर हार्ट की डिजीज़ उठा लें, आप लिवर की उठा लें, आप किसी किस्म की कोई आप डिजीज़ उठा लें, उसके अंदर अगर आपके ड्रग्स के साथ एक मेजर वजह होती है तो वो आपका वज़न बढ़ना है, ठीक है। एक बात बताओ, कभी खुद किए हैं कोई प्रोसीजर? देखो झूठ नहीं बोलना डॉक्टर साहब, क्योंकि आप खुद लाइपोसक्शन करती हैं। मैंने अपनी लाइपोसक्शन की हुई है, ठीक है। अच्छा। उसकी वजह क्या थी? क्योंकि ये नहीं है कि मैंने डायरेक्टली उसके ऊपर जंप कर दिया था। मैंने एक्सरसाइज की, मैं स्विमिंग भी करती थी, ठीक है। लेकिन वो कुछ पाउचेस ऐसे आपके होते हैं जो खासतौर पर, ज़ाहिर मेरे 3 माशाल्लाह हुए हैं, मेरे 3 सी सेक्शन थे, मेरे भी 3 सेक्शन थे, आई नो। और उसके बाद आपका जो मदर पाउच होता है वो नहीं जाता आराम से, उसके लिए मुझे करना पड़ा और मैंने किया। और मैं इस बात को जो मैं करती हूँ मैं बताती हूँ कि हाँ मैंने किया। अच्छा, और इसको किए हुए भी तकरीबन 2 से 3 साल हो चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वो दोबारा वापस नहीं आया। आप कोई भी प्रोसीजर करते हैं आपको उसको मेंटेन भी करना होता है। ये भी अब तरीका नहीं है कि मैं लाइपोसक्शन करने के बाद अब मैं खाती जाऊँ फिर मैं कहूँ अच्छा मैं कहीं और से निकाल लूँगी 6 महीने के बाद। ये अप्रोच भी गलत है, क्योंकि देखिए ये कोई ऐसी वेट लॉस की सोल्यूशन नहीं है कि जब वजन चढ़ा जाके लाइपो।
इट्स स्टिल अ प्रोसीजर, इट्स स्टिल अ बिल्कुल, माइनर सर्जरी। बिल्कुल। अपने हाथ में हर चीज़ होने का मतलब भी ये नहीं होता। देखिए हमारे पास है सब कुछ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अब हर वक्त जो है ना मैं हॉस्पिटल के बेड पे पड़ी हूँ और मैं कहूँ जी सब कुछ मेरे ऊपर हो जाए। आपने कुछ लिमिट सेट करनी होती है। मैं अगर ये कहूँ कि जी मैं सब कुछ खाती जाऊँ, नहीं, गलत है। क्योंकि अब क्या होगा अगर मैं कहूँ कि मैं सिर्फ लाइपोसक्शन कर लेती हूँ लेकिन मैं मीठा भी खाती जाऊँ, मैं कार्ब्स इनटेक भी करती जाऊँ, मैं प्रोटीन डाइट ना लूँ, उसके बाद क्या होगा, मेरा इंटरनल सिस्टम तो तबाह होगा ही होगा ना। शायद देखने में मैं ठीक नज़र आ रही हूँ, अपेरेंटली आपको सही नज़र आ रहा हो, लेकिन नीचे से क्या होगा कि जी मुझे डायबिटीज़ भी हुई हुई है, मेरा हार्ट भी तबाह हुआ है, मुझे ब्लड प्रेशर भी हाई हो रहा है। अब उसके सोल्यूशन क्या है? मैं जो कर रही होती हूँ अपना वज़न कंट्रोल मैं इसलिए कर रही होती हूँ कि मेरी फैमिली हिस्ट्री के अंदर डायबिटीज़ भी है, ब्लड प्रेशर भी है और हार्ट डिजीज़ भी हैं, तो इसलिए मुझे उन सब से बचना है। और अल्हम्दुलिल्लाह मतलब ये कि अभी तक मैं क्योंकि उसको मेंटेन रखती हूँ तो आई एम सेफ़। अच्छा डॉक्टर साहब, शुरू करते हैं ज़ीरो से। ये वेट लॉस की ड्रिप्स क्या है? इंजेक्शंस का तो मैंने भी सुना हुआ है, लाइपोसक्शन की तो कब से बात हो रही है और अल्लाह का शुक्र है कि अब बड़ा सेफ प्रोसीजर है। हम जब छोटे होते थे तो तब लाइपोसक्शन सुनते थे, काटा ऐसे निकाला, ये किया, पेशेंट की डेथ हो गई, पता नहीं क्या क्या डरावनी बातें सुनने को मिलती थी। अल्लाह का शुक्र है वो मामले तो अब नहीं होते, बड़े रेयर होते हैं। आप परचून की दुकान से जाके लाइपोसक्शन कराएंगे तो फिर तो मसले होंगे। ऐसे ही। वेट लॉस की ड्रिप क्या होती है? अच्छा, पहले होता था गोलियां शोलियां भी लोग खाते थे, वो तो बैन हो गई पूरी दुनिया में, क्योंकि उसके अंदर एक्चुअली जो नशे होते हैं वो डले होते थे, स्पीड वगैरह होती थी, तो वो तो अब काफ़ी हद तक ख़त्म हो गया। अब जो ड्रिप्स आ रही हैं उसमें बेसिकली एक ऐसा आप कह लें कि इंग्रेडिएंट होता है जो आपके मेटाबॉलिज्म को तेज़ करता है या फैट बर्निंग को तेज़ करता है। अगर आप बैठे बैठे ये सोच रहे हैं कि वो ड्रिप लगवाएंगे और वो आपका वज़न कम कर देगी, तो ऐसा नहीं होगा। वो उन लोगों के लिए हेल्पफुल है कि जो एक्सरसाइज करते हैं और उसके साथ वो लगवा रहे होते हैं, तो उनका अगर फ़र्ज़ करें कि रेगुलरली उनका वेट अगर 1 kg ड्रॉप होना था तो उसकी वजह से उनका 1.5 या 2 kg तक ड्रॉप हो जाता है। लेकिन वो भी सब लोगों के अंदर नहीं होता, किसी के अंदर वो काम करती है और किसी के अंदर वो नहीं करती है। तो ड्रिप्स जो हैं वो ये भी डिपेंड करता है कि आप जहाँ से लगवा रहे हैं वो आपको कितनी खालस मिल रही है और वो किधर बैठ के बनी है, ये भी आपको ज़ाहिर देखना होता है। लेकिन ड्रिप्स कोई इतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं जा रही हैं ऑनेस्टली। लेकिन लोग लगवा रहे हैं, लगवा तो फिर रहे हैं, लगाने वाले लगा रहे हैं और फिर गलत प्रोमिसेस के साथ लगा रहे हैं, तो फिर उसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं? देखो कोई भी चीज़ जब हम बात करते हैं उसके साइड इफेक्ट्स डिस्कस करने ज़रूरी है, क्योंकि अगर लोग एम ही भी लगा रहे हैं तो रीच ये बताना ज़रूरी है कि जो आप एम ही लगा रहे हैं उसका आप सोच रहे हैं कि अच्छा चल हो गया वेट कम नहीं हुआ तो नहीं हुआ। जो भी चीज़ सिस्टम में डाल रहे हैं वो आपके ऑर्गन्स और आपके सारे जिस्म के हिस्सों से गुजरता हुआ जा रहा है। फैट बर्नर के नाम से कोई भी चीज़ जो आ रही है, चाहे वो टेबलेट फॉर्म में आपके पास आ रही हो या वो आपको ड्रिप्स की सूरत में मिल रही है जिसका फैट बर्नर का नाम है, वो आपकी सबसे ज़्यादा कार्डिक हेल्थ के लिए ख़तरनाक है। दिल के मसले होना उसके साथ, क्योंकि आपका देखें आपकी हार्ट बीट लोगों की तेज़ होना शुरू हो जाती है, ठीक है। उसके अलावा आपके गुर्दों के लिए वो हद से ज़्यादा ख़तरनाक है, ठीक है। तो ये दो आपके ऑर्गन्स तो बहुत बुरी तरह उसके ऊपर स्टेक पे लग जाते हैं और ऑनेस्टली इट्स नॉट वर्थ इट, क्योंकि जब आप वो लगा भी रहे हैं तो उसके साथ आपको एक्सरसाइज करनी है, तो उससे बेहतर है कि आप ज़रा वैसे ही थोड़ी सी खुद मेहनत कर लें। सो एक ये बात होगी। अब आते हैं वेट लॉस के जो इंजेक्शंस हैं, कुछ वीकली लगाए जाते हैं, कुछ डेली लगाए जाते हैं। अच्छा, वो हर बंदे के लिए नहीं है। पहली बात ये कि अगर आप डायग्नोस्ड हैं कि आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से आपका वज़न नहीं गिर पा रहा, तो वो आपके लिए ऑप्शन है। उसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि बहुत सारे लोगों ने घर पे लेके लगाने शुरू कर दिए हैं और अक्सर ये जी बेहोश हुए हैं और येस दे कैन कॉज डेथ। आपकी जान के लिए वो ख़तरा हो सकते हैं, क्योंकि पैनक्रियाटाइटिस आपको हो जाता है जो एक बड़ी सीरियस बीमारी है। सबसे पहली बात ये कि विदिन मिनट्स आप अल्लाह को प्यारे हो सकते हैं। उसकी वजह ये है कि इवन जो डायबिटिक पेशेंट है, अगर खुदा न खासा अच्छा उसकी शुगर अगर हाई है ना, तो उसको कोई शॉर्ट टर्म में कोई ख़तरनाक चीज़ होने के कोई चांसेस नहीं होते। लेकिन अगर उसको हाइपोग्लाइसीमिया यानी कि उसका शुगर लेवल लो हो गया है, तो वो किसी वक्त भी कोलैप्स कर सकता है, ठीक है। इसलिए आपको ये समझने की ज़रूरत है कि अगर आपने वो लगवाए हैं, क्योंकि वो आपका शुगर लेवल भी डाउन करते हैं, तो आपको खुदा न खासा विदिन मिनट्स भी कुछ हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए किसी की पीछे मॉनिटरिंग होना बहुत ज़रूरी है। आपका डॉक्टर मौजूद हो, खुद से आपने उसकी डोज नहीं करनी। हर बंदे के लिए उसकी डोज डिफरेंट होती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो रीज ये है कि मुझे जिस बात पे गुस्सा चढ़ता है कि भाई अगर फलां की खाला ने वो टीके लगाए थे तो उनका वजन बड़ा कम हो गया था, उनसे पूछो टीकों का नाम क्या है। लो जी, नाम पूछ लिए। अव्वल तो मैं फार्मेसी से ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि क्यों आप लोगों को विदाउट प्रिस्क्रिप्शन ये टीके देते?
डॉक्टर प्रॉपर एंडोक्रिनोलॉजिस्ट अगर आपको लिख के देता है तो आप वो करें। जैसे कि मेरा बेटा हमजा, क्योंकि उसका वेट ज़रा ज़्यादा था तो उसको डॉक्टर ने, क्योंकि वो खुद भी बताता है इसलिए मैं छुपा नहीं रही, तो डॉक्टर ने, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट ने, क्योंकि उसका वो प्री डायबिटिक की हाई कैटेगरी में चला गया था, उन्होंने उसके ये टीके शुरू करवाए। उसने 6 हफ्ते ट्राई किया, उसको उस पर नहीं वर्क किया, जबकि मैं मॉनिटर कर रही थी। 6 हफ्ते इस तरह नहीं वर्क किया कि वो, उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही थी, उसकी वॉमिटिंग बहुत हो रही थी, वो बहुत तंग हो रहा था। उसने डॉक्टर के पास गया, उसने कहा डॉक्टर साहब मेरे से नहीं होता। उन्होंने कहा चलो बेटा कोई और चीज़ ट्राई करते हैं, लेकिन वेट लॉस के लिए नहीं, इसलिए क्योंकि वो प्री डायबिटिक की हाई कैटेगरी में चला गया था वजन की वजह से। यही मैं समझा मेरी खाला को भी यही इंजेक्शंस दिए गए, लेकिन मैं खाला से पूछो जी आपने कौन से लगाए हैं, मुझे देंगे, मैं अपने बच्चे का टीका लगाना शुरू कर दूं। पाकिस्तान के अंदर तो कोई शुगर का पेशेंट है ना, तो वो उसको आके आप ये कहेंगे जी मेरे ये मम्मी ये वाली गोली खाती हैं, आप भी यही खा लें। हार्ट का कोई पेशेंट होगा तो अच्छा आप कौन सी गोली खा रहे हैं, तो ये तो यहाँ पर एक कॉमन प्रैक्टिस है। लेकिन इवन फार्मेसीज पे दे रहे होते हैं, फार्मेसीज वाले खुद दे रहे होते हैं। मैं अक्सर फार्मेसी पे मैं जाऊँ तो लिटरली लोग खड़े होके फार्मासिस्ट से या काउंटर पे जो बंदा है उससे कंसल्टेशंस ले रहे होते हैं कि अच्छा जी मुझे ये फलाना मसला, आप बताएं कौन सी दवाई है, और वो बता रहे होते हैं। और बाय द वे, क्योंकि मैंने खुद फर्स्ट हैंड अपने बेटे के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपीरियंस किया, तो पूरा डॉक्टर ने बैठ के समझाया कि जी पहले एक टीका आप लेंगे, वो वाला टीका आप इस तरह से लगाएंगे पूरा हफ्ता, फिर अगला टीका होगा वो एक मुख्तलिफ डोज का होगा, वो आप ऐसे लगाएं, फिर आपकी फलां चीज़ होगी, फिर वो तो पूरी एक साइंस है बहन। एग्जैक्टली और उसका टेस्ट आपके बहुत ज़रूरी है। हम पहले भी करवाते हैं, ठीक है, आपकी प्रोफाइल करवाते हैं, और आपको यही मैं बात कर रही हूँ कि जिस तरह विटामिन डी वगैरह ये लेवल्स भी चेक करने होते हैं। यहाँ पे हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे फिजिकली क्या प्रोसीजर्स हो सकते हैं, क्योंकि एक ज़माने में बॉडी का फैट फ्रीज भी करा रहे थे, फिर हीट करके भी पतला, ये क्या है और क्या ये इफेक्टिव है, कौन से प्रोसीजर्स इफेक्टिव है और कौन से नहीं है, प्लीज़ डॉक्टर रीज बता दीजिएगा। क्योंकि लोग, जैसे आपने कहा ना कि टीके वो ड्रिप तो लगा लेते हैं, ड्रिप का कोई फ़ायदा ही नहीं है, इंजेक्शन का है, लेकिन सिर्फ उन लोगों को जिनको प्रिस्क्रिप्शन मिलती है और डॉक्टर कहता है आपको ज़रूरत है। अल्टीमेटली तो व्यूअर्स उस इंजेक्शन से भी क्या होता है, आपने अपना मुंह बंद करना होता है, तो मुंह ही बंद करना एक्चुअली हमारा सोल्यूशन है प्रॉब्लम का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। डॉक्टर अरीज जुल्फ़िकार बुखारी हमारे साथ हैं। बात वही हो रही है जो हर घर में हो रही होती है कि वज़न कैसे कम करें। हम आपसे वो सारे तरीके डिस्कस करें। नॉर्मली डॉक्टर अरीज आके आपको प्रोसीजर्स दिखा रही होती हैं, आज हम आपको ये समझा रहे हैं कि आपने क्या नहीं करना, और अगर कोई चीज़ करनी है तो उसका प्रॉपर तरीका क्या है। व्यूअर्स याद रखें, जो चीज़ आप खाएंगे पिएंगे इवन स्किन पे लगाएंगे वो आपके जिस्म में अब्जॉर्ब होता है, आपके ऑर्गन्स के थ्रू, आपके दिल, आपके फेफड़े, आपके गुर्दे, आपके लबलबे, आपके जिगर के अंदर से गुजरती हुई ये चीज़ें जाती हैं, और अगर वो नुकसानदेह चीज़ है तो वो आपको अंदर से बर्बाद कर देगी। एग्जैक्टली ऐसे ही। देखिए, आपको पतला होना क्या जिंदा रहने से ज़्यादा ज़रूरी है व्यूअर, सवाल ये है। बिल्कुल। देखिए, आपने ये चीज़ तय करनी, आपके लिए पतला होना ज़रूरी है ताकि आपको बीमारियां ना हो, लेकिन एक तो आपने उसके लिए शॉर्टकट नहीं कोई भी अपनाना, ठीक है, और कोई ख़तरनाक प्रोसीजर पे नहीं जाना, क्योंकि ज़ाहिर है ज़िंदगी सबसे ज़्यादा कीमती है। आपको ये चीज़ जहन में रखनी है कि डॉक्टर अगर पीछे आपके मौजूद होगा या पीछे किसी ना किसी का हाथ होगा तो आप सेफ़ हैं। खुद से चीज़ें जब आप किसी के कहने पर लगा लेते हैं, कर लेते हैं, तो फिर डेफिनेटली उसका वाली वारिस कोई नहीं होता। लेकिन जब हम बात करते हैं लाइपोसक्शन की, वो तो चलें एक प्रोसीजर है जो हम मानते हैं कि उससे आपके मोटापे के पाउचेस ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन वो भी वेट लॉस के लिए नहीं है। यस, वो आपकी बॉडी को स्कल्प्ट करने के लिए। लेकिन उससे पहले वेट लॉस के लिए कुछ अर्सा पहले कुछ डिवाइसेस आई जिनसे आपकी बॉडी को हीट दी जाती है, कहते थे कि उससे फैट पिघल जाता है, और फैट लॉस के इंजेक्शंस भी होते थे, पता नहीं वो हैं आपके नहीं, अभी भी हैं। तो पहले तो उसके बारे में मुझे बताओ, फिर मैं वो फ्रीज करना और हीट करने पे आऊँगी। अच्छा, जो इंजेक्शंस हैं वो मौजूद हैं, उनको हम लाइपोलाइसिस यानी कि फैट तोड़ने वाले इंजेक्शन कहते हैं। अब ये वो नहीं है इंजेक्शन जो लगाए जा रहे हैं जो वीकली लगाते हैं, नहीं, और नहीं, जो वो नहीं है। अब हम किसी और की बात करें जिससे उस जगह का फैट पिघल जाता है। बिल्कुल, और वो ख़ास तौर पे जिस तरह आपकी डबल चिन है, ठीक है, कुछ लोगों के यहाँ पीछे हम्प बन जाता है, जो बहुत ज़्यादा बैठ के पड़ते हैं उनमें वो बन जाता है, या बाजुओं पे होता है या आपके साइड पे बन जाता है। लेकिन अगर कोई बड़ा फैट का पाउच है तो उस पर वो इंजेक्शन काम नहीं कर सकते। एक तो ये है कि उसमें सेशंस आपके रिक्वायर्ड होते हैं, दूसरा उसमें गारंटी नहीं होती है कि हो सकता है कि वो आपके लिए काम करें और हो सकता है कि वो आपके लिए काम
ना करें। उसका तकरीबन आप 1 महीने के बाद उसका सेशन लेते हैं, 4 से 5 सेशन लेने पड़ते हैं और तकरीबन 50% लोगों में वो काम कर जाता है। ठीक है। हाँ, बट आपको पता चल जाता है शुरू में कि ये नहीं वर्क कर रहा, पहले एक सेशन में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट 2 सेशंस के बाद हाँ, पता आइडिया हो जाता है, आइडिया हो जाता तो अगर नहीं काम कर रहा तो एक अच्छा हाँ। पर्सन जो एस्थेटिक्स हाँ। में है एक्सपर्ट, वो आपको मना कर देगा Exactly. कि हम कुछ और करते हैं। हाँ, और बड़े पोर्शंस के लिए तो आपने जाना भी नहीं है, वो आपको खुद पता होना चाहिए कि अगर आपका लोअर बेली है या थाइज़ हैं, जो बड़ा फैट का एरिया है, उसमें वो काम नहीं कर सकते, क्योंकि अगर फ़र्ज़ करें ये चिन का ये एरिया है तो उसके लिए 10 ml रिक्वायर्ड है। अब 10 ml अच्छा खासा एक्सपेंसिव होता है, तो अगर आप फ़र्ज़ करें पेट के एरिया पे जाते हैं और वो कोई भी अल्लाह का बंदा वो 10 ml को डिवाइड करके पेट पे लगा देगा तो आपके पैसे ज़ाया हैं। ठीक है, पेट जैसे एरिया के लिए आपको कम से कम कोई 50 to 60 ml चाहिए, जो कि डेफिनेटली रिकमेंडेड नहीं है। उससे तो बेहतर है कि आप फिर आप लाइपो करा लें। बिल्कुल। तो एक तो ये होगा, तो फैट लॉस फ्रीजिंग नहीं, फैट मेल्ट करने वाले जो हाँ। इंजेक्शंस हैं वो बेसिकली फेस और छोटे एरियाज के लिए, बिल्कुल। नन्हे नन्हे एरियाज हाँ। एक बात हो गई, ये मुक गई। अब बढ़ते हैं फ्रीजिंग एंड हीटिंग। हाँ। कुछ ऐसे भी प्रोसीजर्स होते हैं जो लोग करते हैं, जो ऐसे ऐसे बॉडी पे घुमाते हैं और कहते हैं इससे आपका वेट कम हो जाएगा क्योंकि हमने उसको मेल्ट कर दिया फैट। नहीं, गलत है। अब फैट फ्रीजिंग ऑनेस्टली मैंने मशीन ली और उसके बाद मैंने अपने ऊपर ट्राई की, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मैंने अपने हस्बैंड पे की, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मैंने अपनी फ्रेंड्स पे की, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मैंने उसके बाद मशीन उठा दी और अभी तक ये तकरीबन 2 से 3 साल हो चुके हैं और मुझे उस मशीन के पैसे भी वापस नहीं मिले। दैट इज़ यूज़लेस। और सबसे ज़्यादा जो उस पर, क्योंकि मुझे तो खैर वो बर्न मार्क दे के चली गई और वो अभी भी स्टिल मौजूद है। तो उसके अंदर जब आप फ़ैट फ्रीज़ कर रहे होते हैं तो ज़ाहिर है कि बहुत ज़्यादा ओवर उसके अंदर वो आपका टेम्परेचर नीचे जाता है, तो कोल्ड सोर्स वगैरह होना बहुत कॉमन है उसके साथ। प्लस मैंने अभी तक मैंने पर्सनली कोई भी एक पेशेंट नहीं सुना, ना अपने क्लिनिक का, तो खैर मैंने उसको क्योंकि प्रैक्टिस ही नहीं किया, लेकिन कहीं और से भी आता हुआ कि जी फैट फ्रीजिंग किसी के लिए काम की गई हो। उसमें एक उसका साइड इफ़ेक्ट ये भी है कि बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि आपका वो जो फ़ैट है वो वहाँ पर और एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है। ये उसका साइड इफ़ेक्ट है। जो पिघलाने वाली बात आप कर रही मेरी हैं, कज़न ने ये अमेरिका में कराया था प्रोसीजर। आपको पता है व्यूअर्स, उसने अपने पेट के एरिया को कराने की कोशिश की। अब 2 साल हो गए हैं इस बात को, उसका पेट डबल हो गया। यही मैं कह रही हूँ, ये उसके साइड इफ़ेक्ट्स में आया है। उस वक्त कम ही नहीं हुआ हाँ, और डबल हो गया। और अब डॉक्टर के पास गई है 2 दफ़ा, तो डॉक्टर ने कहा हमने तो ये प्रोसीजर करना ही छोड़ दिया। तो उसने कहा तो उस वक्त मेरे पे क्यों किया था फिर? मैंने यही बता रही हूँ, मैं तो खैर अपने, क्योंकि मैंने अपने ऊपर किया, अपने हस्बैंड के, अपने फ्रेंड्स के, मुझे किसी पर कोई रिजल्ट नहीं मिला। मैंने अपने किसी पेशेंट को एडवोकेट किया ही नहीं, मैंने अपने किसी एक पेशेंट पे भी नहीं किया और मैंने मशीन उठवा दी थी। मेरे पास तो अभी तक तस्वीरें हैं, मेरी कज़न जब करवा रही थी कहती है लुक आई एम गेटिंग अ वेरी कूल प्रोसीजर डन, बड़ा नॉन इन्वेसिव है, सिर्फ अपने आप को आप फ्रीज़ करते हैं वो जगह को। मैंने कहा ये किस किस्म की बातें कर रही है, पागल तो नहीं हो गई? पता चला कि जी हाँ, और आफ्टर 2 years उसका ऑपोजिट रिजल्ट हुआ। एग्जैक्टली, और ये आ रहा है सामने। फैट मेल्टिंग हीट के जो लेजर से कहते हैं कि वेट कम होता है, वो क्या होता है? वेट उससे भी कम नहीं होता। अगर वेट इसके साथ कोई कमिट कर रहा है, चाहे वो फैट फ्रीजिंग के साथ कर रहा हो या इवन हीटिंग प्रोसीजर्स के साथ या कैविटेशंस के साथ कर रहा हो, वो झूठ बोल रहा है, वो गलत बात कर रहा है। हाँ, आपके लोकलाइज्ड एरिया के लिए अगर आप मेल्टिंग, देखिए एक तो पहली बात ये कि उस फैट को पिघलाने के लिए जिस लेवल की हीट चाहिए वो एक्सटर्नली दी ही नहीं जा सकती, और अगर आप देंगे तो वहाँ पर बर्न्स हो जाएंगे, तो वो भी बेसिकली बेकार चीज़ है। अब ये आपके ऊपर है कि आपने सारी पैसे अपने ज़ाया करके, हर तरह का अपने ऊपर तजर्बा करवा के फिर आपने किसी सही चीज़ की तरफ आना है, वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन यहाँ बताने का मकसद यही होता है हमारा कि आपने किस डायरेक्शन में जाना है। तो फैट फ्रीजिंग भी बकवास है, और इसके अलावा जो आपकी ये फैट मेल्टिंग है, जो कि आपको कोई प्रॉमिस कर रहा है, अगर हीटिंग किसी भी चीज़ का, वो भी यूज़लेस है। कुछ मशीन्स होती हैं जिन पे आपको खड़ा कर देते हैं और वो आपको शेक करती हैं। अभी भी कुछ जगहों पे वो हैं कि वो वेट लॉस क्लिनिक्स जो बने हुए हैं कि आप आएँ जी, हम आपको डाइट प्लान भी देंगे, आपको इस मशीन पे भी खड़ा करेंगे, वो वर्क करती हैं? बहुत थोड़ा बहुत। देखिए, इससे तो बेहतर जिम चले जाओ। हाँ, जो हिल के आपने अपना दिमाग की दही निकलवानी है तो जिम ही चले जाओ। देखिए, मुझे वही मैं बात कर रही हूँ, आपके पास सबसे अच्छा तरीका। वेट लॉस की इतनी हमें ऑब्सेशन है, नॉट जस्ट इन पाकिस्तान, पूरी दुनिया में, कि हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, किसी भी किस्म की अजियत से अपने आप को गुजारने के लिए, इस चांस पे कि 1 इंच 2 इंच हमारी कमर को वजन नहीं, लेकिन उसके बाद साथ ये भी कहा जाता है ना, डॉक्टर साहब मुंह नहीं रोक सकती, वो नहीं मैं कर सकती। जबकि इन सब चीज़, मुझे उस दिन किसी ने यही कहा कि जब आप लाइपोसक्शन भी कराते हो, जो लोग फुल बॉडी टाइप की कराते हैं, 6 महीने में उसके रिजल्ट्स आते हैं। तो अगर 6 महीने आप एक डाइट प्लान फॉलो कर लें, 6 महीने की जिस्मानी तकलीफ, मतलब उससे तो बेहतर है कि आप
मुंह बंद कर ले। ऐसे ही अब जिस तरह मेरे पास अगर कोई आता है फुल बॉडी लाइपो के लिए तो मैं तो खैर माजरत करती हूँ, क्योंकि दैट इज़ नॉट अ हेल्दी वे। अगर आप दिमाग में ये रख के आ रहे हैं कि जी आपका फ़ैट निकाल के हम आपको जो है ना वो वज़न गिरा देंगे, तो इंतहाई बुरी चीज़ है। मैं सिर्फ़ और सिर्फ कोई लोकलाइज्ड अगर किसी का कोई पाउच है और जहाँ पर मुझे पता है कि अच्छा, और मैं हिस्ट्री लेती हूँ पेशेंट की कि आप इसको कम करने के लिए अब तक आपने क्या क्या एफ़र्ट की है या नहीं की है। अगर आपने की ही नहीं है, इसका मतलब ये है कि आपका लाइफस्टाइल ही ठीक नहीं है। आपने ये करवाने के बाद आपने किसी और जगह का इकट्ठा करके 2 साल के बाद मेरे पास आ जाना और बाद में कहना डॉक्टर साहब आपने ये किया था। होता पता है क्या है व्यूअर्स, अगर इफ़ आई एम रॉन्ग मुझे करेक्ट कीजिएगा, जिस जगह से आप लाइपो करते हैं वहाँ पे नो डाउट फैट नहीं आता, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है क्योंकि आप खा रहे होते हैं। तो जैसे कि अगर आपने पेट से चर्बी हटवा दी तो पेट तो आपका फ्लैट रहेगा, लेकिन आपकी कमर पे इतनी मोटे मोटे गुलप्पे आ जाएंगे चर्बी के, आपकी गर्दन पे चर्बी आ जाएगी, आपके बाजू मोटे हो जाएंगे, आपकी थाइस चौड़ी हो जाएंगी, चिन पे आपके वहाँ पे वेट आएगा जहाँ पे पहले कभी नहीं आया, क्योंकि जो आपकी मेन वेट की जगह थी वो आपने उधर से फैट सेल्स निकल गए। हेड टू टो अगर आप लाइपो कराते हैं, हमारे एक जानने वाले खातून है अबाउट 10-12 ईयर्स अगो, उन्होंने कराई लाइपोसक्शन फुल बॉडी की, इसी तरह गई और एक ही सेशन में कराई, पता नहीं कितने लीटर, कहती है कि 16 लीटर फैट का निकला। 16 लीटर, इंतहाई खतरनाक है, 16 लीटर एक वक्त में निकालना। और ये एक इलीगल काम किया जिस डॉक्टर ने किया। व्यूअर्स, वो खातून बिस्तरे पे कोई 6 हफ्ते पड़ी रही, जिनमें से 4 हफ्ते वो एंटीबायोटिक्स पे थी। एक हफ्ता उन्होंने नॉर्मल ओरल एंटीबायोटिक ली, पता नहीं उनको कोई इन्फेक्शन हो गई। उसके बाद 2 हफ्ते उनको ड्रिप से एंटीबायोटिक लगी, फिर उसने 1 हफ्ता ओरल एंटीबायोटिक उन्होंने ली। तौबा इस्तग़फ़ार। और अब अगर उनकी बॉडी को कभी मतलब उनके आर्म्स को या कभी आप उनको उन्होंने ज़रा फिटेड कपड़े पहने हो तो इतनी अजीब सी उनकी बॉडी हो गई है कि समझ नहीं आती। और इतना बड़ा मुंह हो गया क्योंकि चर्बी सारी जो है वो यहाँ पे चढ़ती है, मुंह पे चढ़ती है, यहाँ पे बैक ऑफ द नेक पे चढ़ती है, उनकी नीचे से टांगें मोटी हो गई हैं। यही तो मैं समझा रही हूँ कि आपने, एक तो पहली बार जब मेरे पास कोई पेशेंट आता है तो मैं उससे यही बात करती हूँ कि देखें आपने अपने वज़न को कंट्रोल रखना है। अगर एक हद से ऊपर मेरे पास पेशेंट आ रहा होता है, यानी कि 100 kg से ऊपर आ रहा है, तो मैं तो वैसे खैर इनकरेज नहीं करती। इसका मतलब ये है कि इस बंदे ने आगे भी अपना मेंटेन नहीं रखना। आपने लाइपोसक्शन, ये बिल्कुल सच है कि आपका वो वहाँ से फ़ैट के सेल्स चले जाते हैं, लेकिन एक और चीज़ ये भी है कि क्योंकि हम माइक्रोस्कोपिकली नहीं कर रहे हैं तो वहाँ पर कुछ आपके फ़ैट के सेल्स रह सकते हैं। अच्छा, अब जब रह जाते हैं तो अगर आपके पूरे फ़ैट सेल्स के अंदर कहीं आप पूरी बॉडी में जगह नहीं बची स्टोरेज की और आपने खा के अपना बुरा हाल कर लिया, तो जो रिमेनिंग सेल्स होते हैं वो अपना साइज़ बड़ा कर लेते हैं। आपके पास कुछ चीज़ें पड़ी हुई हैं, मैं सिर्फ व्यूअर्स को दिखाना चाहती हूँ जो लोग लाइपो से डरते हैं। थोड़ा सा हमने आपका फेयर भी हैंडल करना है। लोग कहते हैं यार ये लाइपो करते हैं, इतनी बड़ी बड़ी सुइयां अंदर जाती हैं और मतलब आपको ये होता है, और तो क्या होता है? नहीं, एक तो ये कि मैं इस वक्त जिस टेक्नोलॉजी के साथ कर रही हूँ दैट इज़ वेजर लाइपोसक्शन। उसके अंदर आपको कोई स्टिच नहीं आता, हमें कोई बेहोश नहीं करना होता। जिस तरह अभी आप कह रही थी कि 4 या 6 हफ्ते वो बेड पे थी, तो हमारा पेशेंट तो वॉक इन प्रोसीजर होता है, यानी कि जैसे मैं और आप बैठे हुए इसी तरह वो उठ के बाहर जाएगा और नोबडी कैन इवन जज कि इस बंदे का लाइपोसक्शन हुआ है। अगले दिन से आप अपनी नॉर्मल रूटीन के ऊपर जाएं। एक रात हम कहते हैं कि आप अच्छी बेड रेस्ट करें, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है उसमें। हाँ, ओवर एक्सर्शन मना करते हैं। ये क्या पड़ा हुआ है आपके पास? ये वो कैनुलाज हैं जिनके साथ हम करते हैं। ज़रा हम व्यूअर्स को दिखाना है। ये लें जी, ठीक है। और ये सारा बड़ी है नहीं, लेकिन ये सारी अंदर नहीं जानी है। अच्छा ठीक है ठीक है, हमने हाथ में भी कुछ रखना है कि हमने अंदर बैठ के करनी है। हाँ, मैंने कहा पता नहीं शायद अंदर बंदा पूरा घुस के इसको ऐसे ऐसे कर रहा होता है। नहीं, इसके अंदर बेसिकली क्योंकि जो हम जिस टेक्नोलॉजी से कर रहे हैं उसमें लेज़र रेज जा रही होती हैं। अच्छा। उसके थ्रू फैट आपका जो है ना पिघलता है और यहाँ पर आपके 2 छोटी छोटी पोर्ट्स नज़र आ रही होंगी, इसके थ्रू वो सक करके बाहर निकल आता है। तो आप वही लेज़र मार के क्यों नहीं पतला कर सकते? नहीं, तो वो हम अंदर से वही मार रहे हैं ना, तो वही लेज़र ऊपर से क्यों नहीं मार के पतला कर सकते? नहीं, अच्छा ओके चलो, ऊपर मैंने कहा मैं अपनी फनकारी तो कर लूँ ना, ट्राई तो मार लूँ। अगली टेक्नोलॉजी हम इस पे आएंगे। हाँ, आप और मैं इजाद करेंगे। और क्या क्या ये डिफरेंट एरियाज के लिए इसी तरह ये देखें ना, ये बहुत छोटे से, इनके लिए आपको कोई बाद में स्टिच लगाने की भी जरूरत नहीं होती। लाइपो होती है? अच्छा हाँ, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। मेरे पास एक बंदी एक दफ़ा आई और उसका चेहरा बड़ा अजीब सा हुआ था और मैंने पूछा, मैंने कहा क्या हुआ? पूरे चेहरे पे ऐसे था जैसे सड़क नहीं होती है, लिटरली इतने डेंट थे उसके चेहरे पे। और मुझे उसने लटका हुआ मुंह? लटका नहीं, बाकायदा बम्पी, जिस तरह वो ऊपर नीचे ना इस तरह। कैसे? और चेहरे पे उसके अच्छे खासे नील। और मैं परेशान कि क्या हुआ, तो उसने कहा कि जी ये कोई फलानी जगह पे कोई नर्स हैं और वो मैडम जो है ना ये लाइपोसक्शन करी, उसने मेरे मुंह से, मेरे फेस से लाइपोसक्शन की है। मैं कहा तुम्हारा दिमाग ख़राब है? कहती नहीं, वो मेरी गालें थी तो उसने कहा कि नहीं ये यहाँ पर भी मेरी चीज़ हैवी थी। मैंने कहा अच्छा ये चीज़ मैं वही बता रही हूँ कि
चेहरे के ऊपर आपके इस एरिया पे कोई भी आपको कहता है कि जी आप लाइपोसक्शन करवा लें, नहीं करवानी, नहीं करवा। नेक में भी सिर्फ ये वाला एरिया जिनका ये भारी है, ये मसल होता है, यहाँ पे बोटॉक्स लगेगा, इस जगह से भी आपने लाइपो नहीं करवानी है प्लीज़ खुदा के लिए। सिर्फ इस एरिया यानी कि आपकी जॉ लाइन से जो नीचे नीचे एरिया है उससे नेक की लाइपो भी आपने नहीं करवानी है, क्योंकि बर्बाद हो जाएगा। देखें उसका आप यकीन करें, एक तो ये कि उसका उन्होंने ऊपर से उसने क्या किया, एक और जो डिज़ास्टर था, पहले उसने उसकी वो बम्पी कर दी और जहाँ बचे हुए एरिया से उसके ऊपर उसने फैट लॉस के जो इंजेक्शंस हैं जो वो लगा दिए। उस बंदी का आप चेहरा देखें तो वो आप यकीन करें शी इज़ 29 और ऐसे लगेगा आपको कि कोई 40-45 साल की बूढ़ी औरत है। तो बस सफ़ार। और फिर अब वही वाली बात है ना, देखिए व्यूअर्स, अगर तो आप फैसला कर लेते हैं कोई प्रोसीजर कराने का या कोई भी हरबा, तो फिर एटलीस्ट प्रॉपर मुस्तनद डॉक्टर के पास तो जाएं। एक नर्स है, उसने घर में दुकान खोली हुई है तो आप जा रहे हैं। अब फिर हमने उसकी और बॉडी पार्ट से फ़ैट निकाला और हमने इम्प्लांट किया, वहाँ पे फ़ैट ट्रांसफ़र किया, ठीक है। आप वो देखिए, पहले आपने निकलवाया है, आपने वो अजियत ली है, मुंह उसका शदीद नीलो नील था, हमें तकरीबन कोई 9-10 महीने लगे उसको एक बेहतर हालत में लाने के लिए। फाइनली हमारे व्यूअर्स को क्या पैगाम दोगे? देखिए, एक सबसे अच्छी जो चीज़ है और सबसे सस्ती चीज़ जो आप कर सकते हैं अपने लिए, वो ये कि आप वेइंग मशीन घर में लेकर आएँ और अपने वज़न को मॉनिटर रखें। वो जो एक तेज़ी से होता है ना कि वज़न बढ़ गया और आपको पता ही नहीं है और आपने उसके बाद कोई 40 किलो बढ़ाने के बाद आपने होश की है, तो आप प्लीज़ उसको मॉनिटर रखें और साथ साथ ही उसके ऊपर काम करें और ये भूल जाएं कि आप अपना मुंह कंट्रोल नहीं करेंगे तो आपका वज़न कंट्रोल होगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर रीच। व्यूअर्स, आई नो कि हम हमेशा आपको वेरियस टेक्निक्स बताते हैं कि आप क्या कर सकते हैं, लेकिन ये बताना भी ज़रूरी है कि क्या नहीं करना चाहिए। इसीलिए मैंने डॉक्टर रीच का इंतखाब किया इस गुफ्तगू के लिए, क्योंकि ये हमेशा सीधी बात करती हैं और जो जिस चीज़ के लिए जो कैंडिडेट सूटेबल नहीं होता मना कर देती है। मैंने इनके पास 4-5 पेशेंट्स भेजे, उनमें से एक पेशेंट ने इतनी अनरीज़नेबल इनसे डिमांड की जो उनके अपने लिए नुकसानदेह थी। उससे शायद डॉक्टर रीज 8-10 लाख रुपए कमा लेती। उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया कि मैं नहीं करूँगी, क्योंकि एक ही बात एथिकली गलत है, दूसरी बात आप इसके लिए सूटेबल ही नहीं है। सो बात यह है कि व्यूअर्स, मुस्तनद डॉक्टर के पास जाएं जो आपको किसी बड़े नुकसान से बचाएगा और वो काम आपको करके देगा जो एक्चुअली आप चाह रहे हैं, ना कि पैसे बचाने या बेवकूफ़ी में या किसी की बात सुन के कोई टीका लगा लिया, कोई ड्रिप लगा ली, कोई फैट डिसॉल्विंग इंजेक्शन लगा लिया। प्लीज़ व्यूअर्स, दीज आर मेडिकल प्रोसीजर्स जो मेडिकल प्रोफेशनल्स आपको रेकमेंड कर सकते हैं। सो प्लीज़ बी केयरफुल। जान है तो जहान है। पतला होना ज़िंदा रहने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।